गुड इवनिंग एवरीवन। तो रियल आंसर्स का ये बैच मेरे लिए भी छोटा सा चैलेंज है और आप सबके लिए भी है, क्योंकि एग्ज़ाम के बहुत करीब हैं। अप्रॉक्स 2 मंथ्स ही बचे हुए हैं, 60 डेज़ एग्जैक्टली मान लीजिए आपके पास हैं अभी। और 60 डेज़ में आपके पास बाकी और पेपर्स पढ़ने का टाइम है ना, उनके लिए भी चाहिए। और रियल आंसर्स भी करना है। रियल आंसर्स कहते हैं मैथमेटिक्स का जो हार्ट होता है वो रियल आंसर्स है। और रियल आंसर्स में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, जैसे लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, सीक्वेंस हो गया, रीमान थ्योरी हो गया, है ना, और इवन सेवरल वेरिएबल है। हर चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी तरीके के मैथ्स को अगर सीखना है तो कहा जाता है रियल आंसर्स को पहले सीख लीजिए। रियल आंसर्स आपको बाकी मैथ्स पढ़ना सिखाती है कि हाउ कैन बी अप्रोच टू द प्रॉब्लम्स, है ना। जब मुझे रियल आंसर्स आती है तो मैं किस तरीके से अप्रोच करूंगा उसको, बात समझ रहे हैं। तो रियल आंसर्स सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ टॉपिक है कि हम रियल आंसर्स सीख जाएंगे चलो क्या होगा। रियल आंसर्स सीखने के बाद जो आपकी बाकी टॉपिक्स में और अप्रोच है ना, उसको समझने की कोशिश करना कि रियल सीखने के बाद बाकी में कितना चेंज आया है, तो समझ आएगा। मैंने सबसे पहले अपनी लाइफ में सबसे पहला अगर कोई टॉपिक अच्छे से सीखा था वो है रियल आंसर्स, लीनियर अलजेब्रा, और उसके बाद हमने ग्रुप थ्योरी को सीखा है। गेटिंग? तो आप सबके पास भी बहुत बेहतरीन टाइम है। इस बैच को थोड़ा अलग तरीके से इसलिए भी देख रहे हैं हम, क्योंकि मैंने इस बैच में बाकी बैचेस और जो नेट का बैच भी चल रहा है उसमें रियल आंसर्स खत्म किया है, लीनियर ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। इस बैच में जो स्पेशल है वो ये है कि इसके जो असाइनमेंट्स डिस्कशन होंगे, बाकी बैचेस में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे सेल्फ असेसमेंट असाइनमेंट होते हैं एकेडमी के, उनको हम कर रहे होते हैं, फिर बाद में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। चूंकि इस बैच के लिए एडिशनल टाइम नहीं होगा, क्योंकि बैच बहुत टाइमली ख़त्म होगा जाके आपका, तो इसलिए हमने क्या किया है, इसके असाइनमेंट्स को बहुत अलग तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं। अलग तरीके का मतलब है कि सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही उठाऊंगा यहाँ, बात समझ रहे हैं। सबसे पहला असाइनमेंट जो मैं आपको दूंगा वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का दूंगा। उसके बाद जैसे मैंने सेट थ्योरी सिखाई, काउंटेबिलिटी सिखाई मैंने आपको, तो काउंटेबिलिटी और सेट थ्योरी 1 1 on 2 से रिलेटेड अगर आपके जितने प्रीवियस लास्ट 10 ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं उनको करेंगे। और उसके बाद जो है हम आपको एक सेल्फ असेसमेंट के लिए एकेडमी का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। वो अब आपके पास क्या है, मेरी थ्योरी है, क्लासरूम प्रोग्राम में कराए हुए क्वेश्चंस हैं आपके पास, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, ब्रीफ डिस्कशंस आप तक पहुंच चुका है। तो अब आप सेल्फ असेसमेंट के लिए कि जो चीजें सीखी हैं हम कितना और इम्प्लीकेशंस दे पा रहे हैं बाकी के कुछ नए क्वेश्चंस पर, वो एकेडमी आपको प्रोवाइड कराएगी अलग से। जैसे 50 क्वेश्चंस का एक अलग से सेट दे देगी, पॉइंट सेट टोपोलॉजी के लिए अलग से 30 क्वेश्चंस का दे देगी, सीक्वेंस सीरीज के लिए अलग से देगी, तो वो आप कर सकते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर का जो सेगमेंट और जो आपको असाइनमेंट दिया जाएगा उसके आंसर्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उनके आंसर्स नहीं देंगे, वो आप करेंगे, दूसरे दिन पूछेंगे हमसे आके, हम उनके आंसर्स टैली करेंगे, बताएंगे आपको क्या है। लेकिन जो सेल्फ असेसमेंट होगा उसके आंसर्स आपको बाकायदा मिल जाएंगे। असाइनमेंट्स की बात है तो असाइनमेंट्स जहां आपका कोर्स है, ये जो कोर्स आपको अलाउ किया गया है, इसी स्पेशल रियल आंसर्स इवनिंग बैच में जब आप जाएंगे तो 2 या 3 दिन बाद आपको जैसे जैसे टॉपिक खत्म हो रहा होगा वैसे वैसे बाकायदा वहां पे आपको एक पीडीएफ अपलोडेड मिलेगी ऑलरेडी। तो आपके उसमें वीडियो का ऑप्शन है, आपके उसमें पीडीएफ का ऑप्शन है। जब आप अपने कोर्स पे आइकन पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ टेस्ट का आइकन होगा, तो पीडीएफ में बाकायदा मैं असाइनमेंट 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट थ्योरी का और नीचे सेल्फ असेसमेंट के नाम से एक दूसरा असाइनमेंट उसी चैप्टर से रिलेटेड पढ़ा हुआ मिलेगा आपको। तो जब भी आप 3 से 4 लेक्चर अभी जब आप खत्म कर लें, जब आप काउंटेबिलिटी तक पहुंच जाएं और पहला असाइनमेंट करें, तो ये क्लियर करके रखें कि आपको क्वेश्चन से होके तो जाना ही जाना है। आप एक दिन थ्योरी का लेक्चर बचा लीजिएगा, लेकिन जिस दिन क्वेश्चंस डिस्कस होने हैं या आपको जिस दिन क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं
वो टाइम मत खराब करिए और ना उस दिन गैप करिए किसी तरीके का। गेट द पॉइंट। रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा दोनों से मिलके 120 मार्क्स का आता ही आता है। हो सकता है कि कई बार होता है ना, लक थोड़ा ठीक है कि रियल लीनियर ही तैयार करके गए और रियल लीनियर से ज्यादा आ गया, तो 124.75 मार्क्स तक का केवल रियल और लीनियर पूछा जाता है। इतना तो आप क्या करिएगा, पैक कर दीजिए कि इतना तो आना ही आना है। समटाइम्स सेकेंड यूनिट में जाके वो यहां भी पूछ लेते हैं। गेट द पॉइंट। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैं सिर्फ 2 ही चीजें अच्छे से कर लूं तब भी मेरे पास बहुत कुछ है। और अगर आपको बहुत डिटेल नहीं आ पा रहा है, और ऐसा नहीं है कि हर बच्चे की ग्रिप एक जैसी हो, हर कोई मेरे उस बात को जो सेंटेंस या स्टेटमेंट मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो उतना ही कैच कर पा रहे हैं जिस फील से मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं, हर बच्चा की ग्रिप एक जैसी नहीं होगी। तो पैनिक मत होइएगा। आप ये मान लीजिए कि सामने जो खड़ा है उसे 10 तरीके की लैंग्वेज आती हैं, आप जिस लैंग्वेज में समझेंगे मैं आपको समझा दूंगा। इसीलिए आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो आपको समझ में नहीं आया है वो आप हमें बता दो। स्टार्टिंग में जो ज्यादा होगा, है ना, पहला लेक्चर है तो स्टार्टिंग में कुछ दिनों में जो ज्यादा होगा चीजें पूछेंगे। फिर होगा क्या कि धीरे धीरे हमारी आपके साथ क्या होती, ट्यूनिंग बनेगी, हम आप थोड़े फेमिलियर हो जाएंगे। गेटिंग। फिर क्या होगा कि हो सकता है कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने लग जाऊं या कुछ और हो, तो फिर आप धीरे धीरे डर बिठा लें, विनीत राज के नाम का डर, कि सर आपसे डर लगता है। वो आपसे डर नहीं होगा, वो चूंकि आपको टॉपिक थोड़ा कम आता है और आप मेरे सामने वो बोल नहीं पाएंगे, उस चीज का डर होता है। विनीत सर से डर नहीं होगा कोई। तो ये सारा प्रक्रिया चलेगा। और यकीन मानिए कि आप मुझे मौका मत दीजिएगा इस चीज के लिए कि मैं आपसे कुछ पूछूं। आप जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है, आप एक दिन के पहले लेक्चर्स को जिसको आपने घर पे रिवाइज किया है उसे आप पूछ सकते हैं। तो ये है कि मैं आपसे पूछूंगा बताओ लिमिट का डेफिनेशन क्या है, लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन क्या है। तो आपको अगर नहीं याद हो पाई, आप समझ पाए हैं, तो हमसे पूछ लो पहले। गेट द पॉइंट। तो ये मेरे लिए एक चैलेंज है कि मैं इतने टाइम में आपको फ्रस्ट्रेट ना होने दूं, मैं आपको किसी तरीके से डिमोटिवेट ना होने दूं। ये मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि आप बहुत एग्जाम के पास हैं, बात समझ रहे हैं। और इतने टाइम में जो कुछ भी इसका आउटपुट निकले वो मैक्सिमम आउटपुट निकले, है ना, हम लोग उसे मैक्सिमाइज कर पाए किसी तरीके से। तो है ना, ऑप्टिमाइजेशन पढ़ते हैं ना, ऑप्टिमाइजेशन में हमें मैक्सिमम आउटपुट लाना है इसका। तो ध्यान रखिए, बहुत पैनिक नहीं होना है। जब आपको लगे कि आप ज्यादा रियल पढ़ रहे हैं, बाकी टॉपिक छोड़ रहे हैं और पैनिक हुए जा रहे हैं, तो रियल को थोड़ा होल्ड कर दो। ऐसा नहीं है कि मेरा प्रेशर या मेरे क्वेश्चन करवाने का प्रेशर या किसी और तरीके का बाकी टॉपिक्स पे चला जाए। अगर आप फिलहाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी की और आपको देना है सीरियस होके तो। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर आप लिटरली क्लासेस प्रॉपर तरीके से सुन रहे हैं और कर रहे हैं और उसके बाद प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को लॉजिकली आंसर कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि इसी आने वाले एग्जाम में, अगर आप नेट के लिए तैयार कर रहे हैं तो इसी आने वाले एग्जाम में, या आप किसी और के लिए तैयार कर रहे हैं, उस एग्जाम में आप देखिएगा कि इसका आउटपुट कितना खूबसूरत आता है निकल के। गेट द पॉइंट। और सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये रियल एनालिसिस एक होता है ना कि एक सोच तैयार करती है कि हमें किस तरीके से बाकी चीजों को टैकल करना है। एप्सिलॉन डेल्टा को ढूंढना, वो हवा में विचार करना, सोचना, ये इस बात का बताता है कि अब हमें मैथ किसी और तरीके से सीखना चाहिए। तो रियल एनालिसिस सिर्फ ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रियल और लीनियर 120 मार्क्स का आता है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अस। नहीं, ऐसा नहीं है। रियल एनालिसिस सीखते टाइम आप ये रियलाइज करेंगे कि थॉट प्रोसेस जो है ना वो यहीं से जनरेट होना है। क्योंकि बाकी टॉपिक जैसे लीनियर की मैं बात करूं ना, तो स्टार्टिंग से 12th क्लास से लीनियर की मैट्रिक्स को लेके वो चीजें बैठ जाती हैं कि एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी आ जा रहा है किसी चीज का। मैंने कई बैचेस पढ़ाए हैं, कई सारे अच्छे अच्छे बच्चों से मुलाकात हुई है, टॉप 5 रैंकर्स रहे हैं एकेडमी से, ऐसी बात नहीं है, उनसे भी बातें हुई हैं मैट्रिक्स को लेके। और लीनियर अलजेब्रा के कुछ टॉपिक ग्रुप में ऐसा नहीं है, इवन लीनियर अलजेब्रा में ऐसा रहता है उनका कि लीनियर अलजेब्रा में कुछ चीजें इतनी एक्सेप्टेंस में है जबरदस्त तरीके से कि वो बाकी उन चीजों से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। कारण कि उन्होंने 12th से मैट्रिक्स पढ़ी है, 12th से मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पढ़ा है, 12th से मैट्रिक्स का रैंक पढ़ा है, 12th और ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर से उन्होंने इक्लन फॉर्म पढ़ा है, उन्होंने रो इक्विवेलेंट फॉर्म एंड कॉलम इक्विवेलेंट फॉर्म पढ़ी है। तो जो चीज इतनी ज्यादा बार पढ़ ली जाती है तो उस पर हमारे थॉट, हमारा प्रोसेस जो है ना दिमाग की, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये खत्म हो जाता है। रियल एनालिसिस से हमारा क्या होता है कि वो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशंस और ये सारी डेफिनेशंस हम लोग या तो ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में या 4th सेमेस्टर में या फाइनल में या मास्टर में अच्छे से सीखते हैं।
तो वो उतना अच्छे से ग्रिप नहीं हुआ होता है, इसलिए हम लोग पैनिक हो रहे होते हैं कि नहीं हमें समझ नहीं आएगा। इसलिए लीनियर पे ज्यादा अप्रोच कर जाते हैं बच्चे, क्योंकि उनको एक डर नहीं होता, मैं तो कर ही लूंगा, मैं तो 12 से कर रहा हूं मैट्रिक्स बनाना, एक ऐसी मैट्रिक्स में बना सकता हूं जिसका ट्रेस 5 होगा, एक ऐसी मैट्रिक्स में ढूंढ सकता हूं जिसका डिटरमिनेंट 3 होगा। इजिली वी कैन स्टार्ट टू कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 3 आएगा। और नहीं भी आया मैट्रिक्स बनाते टाइम पर, तो आप इतने पॉजिटिव होते हैं, अरे इसकी नहीं आई, मैं इसकी एंट्री बदल के अभी लाके डिटरमिनेंट 3 दिखा देता हूं कि डिटरमिनेंट 3 आएगा। वो पॉजिटिवनेस जो है ना, वो रियल में या ग्रुप में या रिंग में इवन नहीं आ पा रही है बच्चों को। उसका रीजन है कि उन्होंने दिमाग में बिठा रखा है इस चीज को कि ये मुझे कम आता है। और यकीन दिलाएं आपको कि एक बार बस कोशिश करके देखिए कि जो स्टार्टिंग के 10-12 लेक्चर्स हैं, खासकर सीक्वेंस के चैप्टर तक, आप अपने आप को थोड़ा बांध के रखना मेरे साथ, यकीन दिलाते हैं कि एप्सिलॉन डेल्टा अगर आंखों के सामने तैरते हुए नजर ना आ जाए तो मुझसे कहना, गेट द पॉइंट। और रियल एनालिसिस छोड़ो, लीनियर अलजेब्रा को अप्रोच, उसके पढ़ाने का तरीका वो भी बहुत डिफरेंट है। मैट्रिक्स क्यों है, कहाँ है, तो ये एक मौका है आपको एमई के प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ कि आप अपने आपको जितना खोल सकते हैं, जितना बोल सकते हैं मेरे साथ, उतना बोल लीजिए। आप यकीन मानिए आपके 99% सवालों के जवाब मैं इसी बोर्ड पर खड़े होकर दे दूंगा। बाकी 1% हो सकता है कि आई एम नॉट अ मैथमेटिशियन, आई एम जस्ट अ टीचर। तो 1% अगर बचता भी है कहीं तो मैं रात को पढ़कर आपके पास ले आऊंगा, लेकिन आपकी कोशिश करूंगा कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आप तक सवाल का जवाब पहुंचा दूं। गेट द पॉइंट। तो आप किसी तरीके का प्लीज गिव अप ना करें। दो वजहों से ना करें कि सबसे पहला एक कैरियर है जिसका सपना आपने देखा है, उसकी वजह से गिव अप ना करें, और दूसरा ये कि आपने फीस दी है। ये बात मैं करता नहीं हूं, लेकिन इस समय इसलिए कर रहा हूं कि बहुत मुश्किलों से पेरेंट्स इस चीज को मैनेज करते हैं कि आप फीस देते हैं किसी चीज के लिए। तो सबसे पहले तो कैरियर है, सपना है, फीस सेकेंडरी और थर्डरी चीज है, बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत पेमेंट किया है तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखिए कि बहुत मुश्किल से कमा के आपके सपनों को पूरा कराया जाने के लिए वो धन इकट्ठा किया गया है। मैटर तो सारी चीजें करती हैं बाबू, है ना। तो प्लीज किसी भी तरीके का गिव अप मत करना। मैं हर पहले लेक्चर में बच्चे को बता देता हूं अपने कि आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाली क्लासेस में मैं जितनी तमीज से बात कर रहा हूं अभी, ऐसी शायद ना हो। कारण कि आप लर्नर हैं और मैं सिखाने वाला हूं। ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं आपको सिखाकर यहां से भेजूं। और मैं वो सर वाला सर नहीं हूं कि नहीं होता है कि सर वाला सर, वो सर वाला सर नहीं हूं, मैं गुरुजी वाला सर हूं। तो मैं आपको डांटूंगा भी हो सकता है, मैं आपको तेज आवाज में भी बोलूं हो सकता है। अगर आपका ईगो आपके पास हो, आपको लगता है सर को ने डांटा है, कुछ और किया है, तो आप कल रिफंड लेके घर जा सकते हैं। मैं आपको कमजोर होता हुआ यहां से नहीं भेज सकता, दैट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। और जितना एक नहीं होता टॉन में, मैं आज अपनी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, आखिरी लेक्चर में भी इसी से बात करूंगा और आपसे पूछूंगा कि बताओ कोई भी ऐसा लेक्चर हुआ हो जहां हम भागे हों अपनी जिम्मेदारी से। बट आप मत भागिएगा, इसलिए हर चीज रोज की रोज तैयार कर लो। ज्यादा मत पढ़ो मेरे साथ, तो रोज का रोज तैयार कर लो एटलीस्ट। लेकिन यकीन मानिए जब इस कोर्स को खत्म करेंगे एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ होंगे आप, दैट्स अ प्रॉमिस। आप अगर कम भी पढ़ेंगे तब भी पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ इस बैच को छोड़ के जा रहे होंगे, दैट्स अ प्रॉमिस। इवन मेरे सामने आप कोई भी बैच पढ़ लीजिएगा, मैं आपसे पढ़वा ही लूंगा कि आप पढ़कर ही आएंगे कल, ये यकीन मान लीजिए। नहीं तो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। गेट द पॉइंट। तो बहुत कूल होके रहिए, ये मान के चलिए कि सामने खड़ा हुआ बंदा आपको आपके लेवल पे जाके समझा सकता है। बस उसे, अब चूंकि बच्चे जब ऑफलाइन में सामने बैठे होते हैं तो मुझे फेस रीडिंग नहीं होता है, पढ़ाते पढ़ाते इतना हो गया है कि बच्चों से कनेक्ट रहता हूँ कि मुझे पता चल जाता है कि इस बच्चे के चेहरे पे क्या भाव चल रहा है, तो मैं उसे खुद से पूछ लेता हूँ। ऑनलाइन में मुझे चेहरे नहीं दिख रहा है, मुझे आपकी चेहरे का भाव नहीं पता चल रहा है ना कि टेंशन में बैठे हो, ये चीज समझ में नहीं आई है, तो वो काम आप कर लीजिए। आप जूम इंस्टॉल इसीलिए करवाया है कि हमारी आवाज जिस समय मैं बोल रहा हूं उसी समय आप तक पहुंच रही है। तो आप वहां पे माइक ऑन करेंगे अपना, आप जिस वक्त बोलेंगे उसी वक्त मुझे समझ आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ fx = sin x लिखा है और आपको प्रॉब्लम है sin x से, आप तुरंत वहां से माइक ऑन करिए, वहां से बोलिए, मुझे यहाँ सुनाई दे रहा होगा। इसीलिए ऐप में मैंने किसी और तरीके का इंस्टॉलेशन नहीं करवाया है। 20,000 पर ईयर का इसीलिए इसको दे देता हूं कि भाई मुझे जूम ही चाहिए, क्योंकि जूम में एक ही फैसिलिटी अच्छी है कि तुरंत कम्युनिकेशन हो जाता है। नहीं तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे मैसेज करने का केवल सीन है, आप मैसेज कर सकते हो, और मैथ मैसेज से नहीं सीखा जा सकता।
इसीलिए इस फैसिलिटी का भी लाभ उठा लीजिए आप। बात समझ रहे हो? ऐप वालों ने जो वीडियो दिया था ना उसमें 10 सेकंड 30 सेकंड, जैसे यूट्यूब में क्या होता है वॉइस अगर आती है और जाती है ना उसमें 30 सेकंड्स का गैप होता है, वो सारी यहाँ बेड़ियाँ टूट गई हैं। सिर्फ सीखने का प्लेटफॉर्म है। और सबसे अच्छा दिन मेरे लिए वो होता है सीखने सिखाने का जिस दिन बच्चा मुझसे सवाल करता है और उस सवाल का जवाब देकर जब वो समझ जाता है कि हाँ सर आज मुझे समझ आ गया, और उस लेवल तक आप जाइए और सीख कर आइए। बात समझ रहे हैं? तो किसी को अगर कुछ और जानना हो, मैंने अपनी तरफ से जो बोलना था फर्स्ट डे मैंने अपनी तरफ से बोल दिया है। किसी और को कुछ लगता हो, पूछना है, बताना है, वो बता सकते हैं कि सर हम कैसे करेंगे या कैसे क्या है। किसी को लगता हो अगर तो वो पूछ सकते हैं, है ना? नहीं तो हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे। क्लासेस का मैं अभी भी बता दूं फिर से आपको, क्लासेस 7:15 और या 7:30 से स्टार्ट होगी, ठीक है? और 9:30 तक तो जाएगी, बट ये 9:30 एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट मीन्स हो सकता है कोई छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हो और 9:30 हो गए कि चलो अब चलते हैं, ऐसा नहीं है। तो हो सकता है कि 9:30 के 9:45 भी हो जाए। तो फिर आप 10-15 मिनट के लिए फिर पैनिक नहीं होंगे हमारे साथ कि नहीं सर अब छोड़िए, अब 9:30 हो गया है। मैं भी खड़ा होऊंगा भूखा प्यासा, आप भी बैठे होंगे अपने घर में एटलीस्ट, ठीक है? और कैमरे के पीछे से आप कुछ भी खा सकते हैं, मैं तो खा भी नहीं सकता, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, 10-15 मिनट चला जाएगा। दूसरा, संडे को जो क्लासेस होंगी वो 3 आवर्स की क्लास होगी या 3 आवर्स से ज़्यादा की भी क्लास हो सकती है। लाइक हम लोग 6 बजे से क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, ये संडे का टाइम शेड्यूल रहेगा, क्योंकि संडे को जो नेट बैचेज हैं वो मॉर्निंग से होते हैं, तो 5 साढ़े 5 तक वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं 6 बजे से फ्री हो जाता हूँ, तो मैं 6 से 9 पढ़ा सकता हूँ या 6 से 9:30 हो सकता है। क्लियर है? तो टाइम के साथ किसी को प्रॉब्लम हो तो वो बात कर सकता है मुझसे। एक दिन ऐसा होगा जिस दिन ऐसा होगा, या एक से ज़्यादा दिन ऐसे हो सकते हैं। जैसे क्या होता है ना कि कोई स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ाते हैं, नेट बैच में जो पढ़ रहे हैं, उनका अगर टाइम थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ, उनकी छुट्टी है या कहीं कुछ है और एकेडमी ने किसी टाइम शिफ्ट किया अपना टाइम, तो हो सकता है पहले हो जाए। नहीं तो मैक्सिमम टाइम जो आपको बता दिया है वो 7:15 या 7:30 से रहेगा, 9:30 तक ऊपर नीचे हो सकता है। दिस इज़ रिगार्डिंग द टाइम। और बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है। नंबर ऑफ रिजल्ट्स कई सारे हैं यहाँ पर, और एक क्वेश्चन के लिए आप ये मान लो एक रिजल्ट है, 1000 क्वेश्चंस हैं तो मान लीजिए 1000 रिजल्ट होंगे। लेकिन आप मेरी क्लास में बस एक ही चीज़ सीख रहे होंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ रिजल्ट से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। एक ही रिजल्ट में इफ देन बदल कर किस तरीके से हम 5 रिजल्ट तैयार कर सकते हैं, ये भी सीखिएगा कला थोड़ी। और ये कला सिर्फ यहाँ नहीं काम आएगी, बाकी टॉपिक्स में भी काम आएगी कहीं ना कहीं। गेटिंग द पॉइंट? तो मैं फिलहाल यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। किसी को जानना हो, पूछना हो तो पूछ सकते हैं। टॉपिक जो होगा वो सिलेबस हमारे हैं, उन टॉपिक्स को देख लेते हैं एक बार। जैसा कि मैंने कहा इस बार कि असाइनमेंट्स जो प्रीवियस बैचेस में हम लोग कराते रहे हैं, थोड़ा उससे डिफरेंट तरीके से अप्रोच कर रहे हैं इस बार। ये मेरे लिए भी मैंने कहा चैलेंज है कि मैं इस बार पहले प्रीवियस ईयर कराऊंगा, है ना? और प्रीवियस ईयर कराने से पहले जो क्लासरूम प्रोग्राम की थ्योरी होगी उसमें हम अपने कुछ असाइनमेंट्स के क्वेश्चन से रख के हम आपको गो थ्रू कराएंगे, है ना? हम आपको थोड़ा सा पुश देंगे कि अब आप इन कैलकुलेशंस के सहारे जो मैंने क्लासरूम प्रोग्राम में सिखाई होंगी, उन कैलकुलेशंस की हेल्प से आप CSR के नेट को अप्रोच कर सकते हो। इतना पॉजिटिव कर दूंगा। फिर आप CSR नेट के क्वेश्चंस हमारे साथ कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग सेल्फ असेसमेंट के लिए आपको असाइनमेंट शेयर कर देंगे। असाइनमेंट्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे, अगर लगेगा तो ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। अदरवाइज ऐप पर बाकायदा जब आप ओपन करेंगे तो बाकायदा PDF टेस्ट वगैरह ऊपर आते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट उनके नहीं हो पाएंगे, डाउनलोड वो हो नहीं पाएंगे, ठीक है? अगर डाउनलोड वगैरह करना होगा तो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है? टॉपिक रियल क्लासेस में सबसे पहला सेट थ्योरी है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट है। इसे इस बार एक असाइनमेंट में रखा हुआ है, ठीक है? तो सेट थ्योरी, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। सेकंड पे आपको रखा गया है पॉइंट सेट टोपोलॉजी।
पॉइंट सेट टोपोलॉजी। पॉइंट सेट टोपोलॉजी में आपको मिलेगा लाइक लिमिट पॉइंट, एडेंड पॉइंट, क्लोज सेट, ओपन सेट, कॉम्पैक्ट सेट, कनेक्टेड सेट, डेंस सेट, ये सारी कहानियाँ यहाँ मिलेंगी आपको। थर्ड में आपको डिस्कस किया जाएगा सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर। एक साथ कर देते हैं इसको, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, चौथे नंबर पे आपके पास क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट आपके पास क्या है, लिमिट कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एलसीडी, जिन्हें हम एलसीडी कह देंगे। उसके बाद यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है, क्या क्या होगा इसमें सारा लिख देता हूं मैं। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, लिप्सिस फंक्शन, LIPSCHITZ, लिप्सिस फंक्शन, लिप्सिस फंक्शन के साथ उसके बाद रोल्स और मीन वैल्यू थ्योरम्स रहेंगी इसमें। उसके बाद फिक्स्ड पॉइंट रहेगा, ध्यान से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PT मतलब पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट हो गया। उसके बाद फिक्स पॉइंट, ये थोड़ा ज़रूरी है, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, फिक्स पॉइंट हो गया। इसके बाद इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, इन शॉर्ट आप IBP भी लिख सकते हैं। ये मान के चलिए कि CSR के एग्जाम में IBP, फिक्स्ड पॉइंट, मीन वैल्यू थ्योरम्स, रोल्स, लिप्सिस, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ओह तो बार लिख गया, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, यहाँ से क्वेश्चंस 100% आने ही आने हैं। और जिनका नाम लिखा है इन्हीं में से कहीं ना कहीं आने वाला है, ध्यान रखिए। टिफर एंड बेचम जो होता है यहाँ से लेके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना सकता है, अलॉन्ग विद द कॉन्टिन्यूटी एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, खासकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीखने के पर्पज से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, जिसमें बाकी हम फिक्स पॉइंट और बाकी चीज़ें पढ़ा देते, बट मेंशन कर लीजिए आप इसको। ये बहुत है। एक तो मैथमेटिक्स में क्या हुआ दिगंता? रिकॉर्डिंग हम नहीं जस्ट रिकॉर्डिंग कहीं और चल रही है। तो 5 में क्या है आपके पास? 5 में ये है कि आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन मिल जाएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस है, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस है ना। 6 नंबर के आपके पास रीमान इंटीग्रेशन है, रीमान इंटीग्रेशन। उसके बाद एंड फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है, एंड फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। और इसी में एक और इंटीग्रेशन एक ही जगह रख लेते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। अभी क्या है ना, सेट थ्योरी, काउंटेबल अनकाउंटेबल में अलग लिखा देता था, बट इस बार मैंने एक असाइनमेंट यहाँ से रखा हुआ है, एक यहाँ से, तो असाइनमेंट के हिसाब से मैं इस बार नंबरिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। रीमान इंटीग्रेशन एंड द फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये सब एक में रहेगा। इंटीग्रेशन से रिलेटेड एक असाइनमेंट में सारे प्रीवियस ईयर्स के और सारे रखे मिलेंगे आपको, तो हम एक बार में इसको डिस्कस करेंगे। और 7 नंबर पर आपके पास रहेगा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। ये आपका लास्ट असाइनमेंट मिलेगा, लास्ट टॉपिक होगा जो हम लोग शेयर कर रहे होंगे। क्लियर है? तो यहां से यहां तक अभी पहुंचेंगे हम लोग। अब इसमें समझते हैं कितना कहां से इंपॉर्टेंट मिलता है हमको। तो आप सारे बच्चे इसको लिख लीजिएगा। लिखने का प्रोसेस ये है कि जब आप लिख लें तो मुझे बता दिया करना, मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है। कुछ चीज़ें होंगी जो आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं, जिन्हें आप घर पे बैठ के लिखेंगे, और बाकी कुछ चीज़ें होंगी जिनको आप एक प्रॉपर कॉपी बना लीजिएगा। और पहले ही दिन बता देता हूँ, एक कॉपी जब बनाते हैं आप, तो जब आप पहले चैप्टर को या इसको डिस्कस कर लेंगे ना जब, तब आप उसके बाद 2-4 पेज छोड़ के नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना। कोई बार नया रिजल्ट आ गया याद पीछे वाले चैप्टर का, तो कम से कम जगह होगी तो वहाँ लिख लेंगे आप। प्रॉपर तरीके से बनाइए
और साथ में याद रखिए, अगर पेन यूज कर रहे हैं तो पेन करिए, ये सीखने का सबसे बेस्ट वे है। साथ में एक पेंसिल रखिएगा, और नोट्स वो होना चाहिए जो चारों तरफ से सजा हुआ हो। मैंने कोई बात बोली, लिखा ही नहीं लेकिन बोल दी, आपको लगे कि आप भूल सकते हैं तो वहीं पेंसिल से कहीं मार्क कर लो, उस चीज को गोला बनाओ, वहीं डाल दो। अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाने की कोशिश करिए। डेफिनेशंस अपनी लैंग्वेज में नहीं हो सकती, लेकिन डेफिनेशंस को समझने के लिए जो लैंग्वेज यूज करेंगे ना, उसको अगर आपको लगता है हाँ ये लैंग्वेज मुझे समझ आ गई, इसको मैं होल्ड कर सकता हूँ, एक बार और अगर सीखने को मिल जाए तो उसे आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख लो जो आपने सीखी है ना। बाकी तो लेट एम दा वो तो चलता ही रहेगा, तो ये ध्यान रखना, इनमें हम जाएंगे। रियल लीनियर से आप ये मान के चलिए कि दोनों से मिला के अप एंड डाउन होता रहता है, इसलिए मैं सेपरेट नहीं कर रहा। रियल और लीनियर से एक तो 120 मार्क्स का मिलता है आपको, पहली बात। और क्वेश्चंस अगर कहे जाएं तो अराउंड 28 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, 28 क्वेश्चंस रियल और लीनियर के मिला के। 12 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, 12 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको पार्ट ए में, और 16 क्वेश्चंस के अराउंड आपको मिलते हैं पार्ट बी में, रियल और लीनियर के। अब मैं सेपरेट इसलिए नहीं कर रहा हूं कि कई बार लीनियर 60 मार्क्स का आ गया तो रियल भी 60 का आ गया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेट सेम है। कई बार लीनियर के नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, बात समझ रहे हैं। अगर आप कुछ एग्जाम्स में बात करेंगे तो 16-17 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस के लगभग लीनियर के ही थे, बाकी 6-7 क्वेश्चन रियल के थे। तो ये कम ज्यादा कह सकते हैं, तो बट हम ये नहीं कहेंगे कि एग्जैक्टली इतने आते हैं, बट ये काउंटिंग फिक्स है। कई बार क्या होता है कि पार्ट ए का मतलब होता है कि पार्ट ए यूनिट 1 और पार्ट बी का यूनिट 1, ये है सेक्शन। यूनिट 1 मतलब रियल लीनियर का होता है पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में। पार्ट ए कह रहा हूं मैं, पार्ट बी और पार्ट सी में। और अगर मैं सही कहूं, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप क्लेवर होना चाहते हैं और आप चालाक होना चाहते हैं, तो एक बात बताएं अगर हम, तो ये जो 12 क्वेश्चंस होते हैं ना, ये 12 क्वेश्चंस अगर आपने रियल लीनियर तैयार किया है, आप कोशिश करिए सबसे पहले जिस बच्चे ने रियल लीनियर सीखा है और वो रियल लीनियर से एग्जाम दे रहा है, अगर बाई चांस, ये वन ऑफ द स्ट्रेटजी है उन बच्चों के लिए जो रियल लीनियर लेके जा रहे हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहला अटैक उसे इन 12 क्वेश्चंस पे करना है। बच्चा क्या करता है, कई बार पार्ट सी से शुरू करने चला जाता है, कहीं किसी से शुरू करने चला जाता है, ऐसा कतई मत करिए। और इनमें से आप ये मान लीजिए कि अगर आप बहुत अच्छे से तैयार करके गए हैं तो 70-80% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हो, 100% तैयार करके गए हो आप अपनी तरफ से तो 100% तैयार करके गए ना, प्रीवियस सर के सारे क्वेश्चंस लगा लिए, सर ने जो जो चीजें बताई थी सब मुझे तैयार हैं, तो आप तो जब एग्जाम हॉल में एंटर कर रहे हो तो 100% तैयार हो। लेकिन वहां क्वेश्चंस देखने के बाद पता चलता है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस पे गिव अप कर दिया, मेरे 80% ही हो रहे हैं, 70% हो रहे हैं। तो हम तब भी अगर मान के चलें कि आप बहुत अच्छी तैयारी करके गए हैं और 70% भी आपने पुटअप कर लिया, अगर आपने पिकअप कर लिया, तो आपके समझ सकते हैं कि आप 8 क्वेश्चंस के अराउंड यहां से पहली बार में टिक कर लेते हैं। और यकीन मानिए, ट्राई करना, और किसी का सही हो तो मैसेज करना मुझे कि इन 8 क्वेश्चन से जो 24 नंबर मिलेंगे, वो 24 नंबर मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का टाइम होगा, मैक्सिमम। और पता है 15 से 20 मिनट में 24 नंबर होगा, और एक्यूरेसी जो होगी ना, वो 90 से 99% तक की एक्यूरेसी की गारंटी होती है इन 12 क्वेश्चंस में, ये मान के चलिए आप। और ऐसा नहीं है, आप कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स ग्रुप रैंक भी तो तैयार कर रहे हैं, ऐसे ही यूनिट 2 में जो 12 क्वेश्चंस और 14 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वहां से बहुत आसान वाली पिकअप कर लो। सबसे बेहतरीन तरीका है किसी एग्जाम हॉल के अंदर, सीएसआर के अंदर पॉजिटिव रहने का, कि अपना सबसे बेस्ट, सबसे कम टाइम में जो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी दे सकता है, उन क्वेश्चंस को केवल पिकअप करना। चाहे दूसरा क्वेश्चन आपको 100% पता है कि दूसरा क्वेश्चन जो है मुझसे हो जाएगा, लेकिन 5 मिनट का टाइम लेगा, उसे उठाइएगा मत, वो सेकंड गुड के लिए रखिए आप उसे। और इससे भटक गए अगर, इस बार का बता रहा हूं मैं, ऐसे बच्चे मुझे मिले जिन्होंने पार्ट सी से शुरू किया, पार्ट बी के लिए टाइम नहीं रखा, और पार्ट बी के लिए टाइम नहीं रहा तो उनका नेगेटिव चला गया, इतना पैनिक हो गया आखिरी में जाके, लास्ट में जाके। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है कि अगर आप यहां से जा रहे हो तो आप हमेशा अपने पार्ट बी से स्टार्ट करें, चाहे पार्ट बी का यूनिट 2 करें, चाहे पार्ट बी का यूनिट 1 करें, आप पार्ट बी से ही स्टार्ट करिए, मत जाइए भी पार्ट सी की तरफ, क्योंकि वह मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हैं, उनमें आपको ज्यादा एफर्ट डालना है।
तो यहां से अपने आप को क्या करिए, बूस्ट करिए, अपने आप को क्या करिए, आपको एनर्जी लेके आइए, क्योंकि यहां पे ज्यादा 8 क्वेश्चन आपके हो गए। अब पार्ट बी में वो भी 8 क्वेश्चन हो गए। अभी तो मेरा क्या क्या करना बाकी है, 7 क्वेश्चन हो गए पार्ट बी में, केवल रियल नहीं, 7 ही मान लो, हम तो कहते हैं 7 तो कर ही लेंगे ना, 60% तो कर ही लेंगे। और 7 क्वेश्चन होने के बाद अभी यूनिट 2 में से 1-2 क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मॉडर्न से मैंने थोड़ा थोड़ा तो सीखा ही है। फिर आप अप्लाइड में एक आध क्वेश्चन लाइक किसी ना किसी टॉपिक से, लैग्रेंजेस से मिल गया, या चारपेट से मिल गया, या किसी से मिल गया, या क्लास इक्वेशन मिल गई, या क्लासिफिकेशन मिल गया किसी तरीके का, वहां से आप 100% एक एक 2-2 क्वेश्चन केवल नहीं होता, जैसे दाना चुनना होता है वैसे चुन लीजिए। आप खुद ही देखिए कि ना कि 1 आवर जब तक कंप्लीट होगा तब तक आप कम से कम नहीं तो 50 नंबर का पेपर अपने अंडर कर चुके होंगे, 50 से 60 नंबर का पेपर कर चुके होंगे। तो सिर्फ रियल पढ़ने से, सिर्फ रेलियन पढ़ने से आपको लगे कि बहुत डिटेल पढ़ लिया है, अब हम सेंटीमेंट्स खोएंगे, ऐसा कुछ मत करिए। अगर इन 12 क्वेश्चंस में या इन 16 क्वेश्चंस में रियल का कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि आपकी रेंज का है, लेकिन कहीं कुछ ऐसा छूट रहा है जो ये पकड़ में नहीं आ रहा है, तो आप उसे मत करिए। सेंटीमेंट्स बिल्कुल लेके मत आइएगा, बिल्कुल कहो भैया हमसे नहीं होगे, हम तुम्हें बाद में टैकल करने आएंगे, हम तुम्हें बाद में टच करने आएंगे। और इतना कर लिए तो बाद में उस क्वेश्चन को लाने के लिए आपके पास मैक्सिमम आधा घंटा बचेगा ही बचेगा, ये मान के चलिए आप। तो सीएसआर के लिए भी हमने आज थोड़ा सा आपको बता दिया है, पहले दिन है इसलिए, क्योंकि बाकी टाइम पर इन चीजों पर ज्यादा बात नहीं होगी। स्टार्टिंग से आप असाइनमेंट लगाते टाइम पर इन सब चीजों को देख के चलिए। ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन जब तक आप नहीं करेंगे, यकीन मानिए कोई ना कोई कुछ बोलता रहेगा और हम किसी ना किसी डायरेक्शन में चले जाएंगे। आप कैसे पता करोगे कि इन 2 महीनों की तैयारी में या 1 महीने की तैयारी में या इन क्लासेस को लेने के बाद ये चेंजेस हम में आया है? हमने आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं काउंटेबिलिटी को लगाने के लिए। तो काउंटेबिलिटी के 10 क्वेश्चन मैंने पहली बार में आपको दिए हैं, आपने उसमें से 8 क्वेश्चन लगाए, 2 नहीं लगा पाए। फिर मैंने नेक्स्ट डे आपको 10 क्वेश्चन दिए, आपने फिर से 7 से 8 लगा दिए, 2 या 3 नहीं लगा पाए। तो जो 2 या 3 नहीं लगा पा रहे हो, उनको ये देखो कि ये किस चीज के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा रहे हैं। क्या ये फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, या ये क्वेश्चंस में काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबल की वजह से किस वजह से हो नहीं रहे हैं? बस उसका एक पूरा का पूरा डेटा तैयार कर लीजिए कि सर काउंटेबिलिटी के क्वेश्चंस यहां से जब आ जाते हैं ना, जैसे ह्यूमन बीइंग पर क्वेश्चन कर दे रहा है वो, सर अगर किसी स्पीसीज की काउंटिंग करवा रहा है तब मैं गड़बड़ हो जाता हूं, सर सीक्वेंसेस की काउंटिंग में गड़बड़ हो जा रहा हूं मैं, तो वो एक डेटा तैयार करोगे ना कि जब काउंटेबिलिटी के ये क्वेश्चंस आते हैं तो परेशानी हो जाती है। बस मुझे वो डेटा तैयार करके दे दो, उसके बाद निकालने की मेरी जिम्मेदारी। ये है सेल्फ असेसमेंट, ये है सेल्फ ऑब्जर्वेशन कि आप हमें बताएंगे कि हम इन क्वेश्चंस पे स्टक हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं कंप्लीट एनालिसिस तैयार होना या कंप्लीट कोई टॉपिक तैयार होना। जब बात कर लो कि आप ये मत देखिएगा कि आपके 7 क्वेश्चन ठीक हो गए, आप ज्यादा फोकस ये करिए कि तुमसे जो 3 बार आपने कोई 10 क्वेश्चन का सेट लगाया है और 2-3 क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं, तो वो 2-3 क्वेश्चन हैं कहां से, वो जब पता चल जाए वो क्लासरूम प्रोग्राम में रख दीजिए कि सर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना। आप पूरा क्वेश्चन भी मत बताइए, आप सिर्फ ये बताइए कि सर जब भी कोई पॉलिनोमियल px इस कंडीशन को होल्ड करता है, बताओ कितने पॉलिनोमियल ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। ये क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन का मैंने आपको सेट दिया, फिर मैंने कहा कि एक px ऐसा है जो इस कंडीशन को होल्ड करता है, उसके कोएफिशिएंट्स ऐसे ऐसे होते हैं, बताओ कितने मिलेंगे। फिर आप नहीं कर पाए, तो क्या डेटा तैयार हुआ कि पॉलिनोमियल प्रोजेक्ट कंडीशंस दे दी जाती हैं, तब मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहा। ये आप खींचिए, निकालिए और मुझ तक पहुंचाइए, ये काम है आपका। उसके बाद सुनिए, मुझे आपको 10-15 मिनट बोलने नहीं दूंगा, ऐसा पोस्टमार्टम करके दे दूंगा कि आप फिर जाके 10 क्वेश्चंस में से जाइए, यहां से क्वेश्चन नहीं छोड़ने दूंगा। बस इतना काम आप कर लिए, इतने में अगर हेजिटेट नहीं हुए तो यकीन मानिए एक वरदान साबित होता है बैचिए। और बच्चा पहले दिन मैं कहता जरूर हूं इतना सब कुछ, बच्चा इतना कर नहीं पाता लास्ट डे तक जाके। बस इतना सा मुझे रहता है, पता नहीं किस फ्रस्ट्रेशन में जाता है या डर की वजह से बच्चा, पता नहीं। लेकिन जो हिम्मत कर लेता है उसको पता चल जाता है कि उसने क्या सीखा है। बात समझ रहे हो? तो इतना तैयार रहना। मैं तो कहता हूं कि ये सारा लिख लो पहले, ठीक है? ये सारा लिखने के बाद फिर हम बात करेंगे। तो मैंने क्वेश्चंस बता दिए, मार्क्स बता दिए कितने कितने का आता है। आईआईटी जैम में लीनियर रियल के अलावा कुछ आता ही नहीं है। आईआईटी जैम उठा लो आप, रियल लीनियर के अलावा कुछ नहीं है। आईआईटी जैम फाउंडेशन बैच चलाया मैंने, आप यकीन मानिए शायद 1 या 2 बच्चा होगा
वो एक दो बच्चे जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया है, 100% वो रहा है, पास सब हो गए हैं। पास होने का स्कोर कार्ड सबका, कोई फेल नहीं हुआ, ये मान के चलिए आप। फाउंडेशन बैच में IIT JEM के सब बच्चों का स्कोर कार्ड उसके पास है, किसी की रैंक ज्यादा है किसी की कम है, लेकिन स्कोर कार्ड सबके पास है। केवल उन्हें फाउंडेशन बैच के नाम पे पढ़ाया था, उन्हें कोर्स भी पूरा नहीं उन्हें पढ़ाया ढंग से। बात समझ रहे हो? लेकिन वो बच्चे ऐसे थे कुछ कॉलेज के, और नहीं होता है जो दबाव मानते थे, जितना टास्क दिया उतना करके आना है, क्योंकि वो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं ना, हम लोग थोड़ा बड़े हो गए हैं, मास्टर कर चुके हैं, कुछ आप में से तो मास्टर हैं भी, टीचर हो गए हैं, है ना, तो उतना दबाव नहीं, क्योंकि प्रेशर काम का भी है आपके, आप में से कई वर्किंग है। बात समझ रहे हो? तो आपके पास खुद ही इतना प्रेशर है कि नहीं, लेकिन जिनके पास प्रेशर नहीं है, जो घर पे हैं, जो पढ़ सकते हैं, बहुत मेहनत कर सकते हैं, तो 18 घंटे मत पढ़िए, लेकिन जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करिए, और रिवाइज करने का तरीका वो मत रखिए कि सर ने जो बोला है वही सत्य है। हम उस चीज को हियर एंड देयर करके चेक करेंगे, हाउ एंड व्हाई क्वेश्चन मार्क करेंगे उस पर, और हाउ एंड व्हाई के बाद जो मेरे दिमाग में बात आई है उसको कल तक पूछ लेना है सर से किसी तरीके से। हम 9:30 क्लास छोड़ेंगे, सारे बच्चे चले जाएं, आप कहना कि सर मुझे कुछ पूछना है, जब बच्चे चले जाएंगे तब पूछेंगे। अगर आपको फेयर है बच्चों का, आप नहीं पूछ पाते हैं, तो बाकी बच्चे चले जाएंगे 9:30 पे लीव करके, आप अपना डाउट पूछ लो, तब तो हम आप अकेले होंगे, हम डांट भी देंगे तब कौन सुन रहा है। बात समझ रहे हैं? तो ये आज की तैयारी है। आज के लिए मुझे जितना बोलना होता है मैं पहले दिन बोलता हूँ, उसके बाद पूरे सेमेस्टर मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ, और बीच बीच में थोड़ी कभी मोटिवेशन कहानियाँ फिर आ जाएगी ऐसी, है ना, बस इतना ही रहेगा, है ना। तो आज के बाद अब हम लोग सेट थ्योरी पर चलते हैं, थोड़ा काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी पर पढ़ेंगे। तो एक आध लेक्चर में सेट थ्योरी खत्म होगी, उसके बाद काउंटेबल अनकाउंटेबल पर होगा, और तब तक आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा, फिर आप वहाँ से क्वेश्चंस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा स्टार्ट करेंगे, जैसे हमको CSIR नेट के लिए नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सेट का डेफिनेशन पता होना चाहिए। सेट के डेफिनेशन में इतना ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए है और सीखने और बोलने के लिए है कि एक इंटरव्यूअर अगर चाहे तो वो सेट थ्योरी के डेफिनेशन पे आपको कुछ देर बैठ के बात कर सकता है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि सेट का डेफिनेशन जो कुछ भी है वो कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि कोई ऐसा नहीं है जैसे हम लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन लिखते हैं या किसी और चीज़ का लिखते हैं। बात समझ रहे हैं? क्योंकि अगर किसी बच्चे को याद हो तो हम 12th क्लास में लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैं बस छोटी सी बात और छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ। लिमिट ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। जब हम लिमिट ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ते हैं, जब हम लिमिट ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ते हैं तो 12th क्लास में लिमिट ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन कुछ ये है, गेट द पॉइंट। और जब हम ग्रेजुएशन में आ जाते हैं तो लिमिट ऑफ फंक्शन के डेफिनेशन में लिमिट पॉइंट के सारे कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेने लगते हैं, और जाते हैं तो किसी और तरीके से पढ़ते हैं, स्पेस में किसी और तरीके से आप जाके पढ़ रहे हो। ये जो डेफिनेशन में चेंज है वो इसलिए है कि कुछ चीजें आपसे हाइड की गई 12th में शायद या ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में, कि हम वहां तक अभी अप्रोच नहीं कर रहे हैं, जबकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं से आना है, तो हम धीरे धीरे उस चीज तक पहुंच रहे होते हैं। सेट थ्योरी में अगर आपको कहीं भी याद हो या आज के बाद आप खुद देखें तो सेट का जो डेफिनेशन है ना वो 8th से 9th क्लास से लेके अगर कहीं से स्टार्ट हुआ हो अगर सेट का डेफिनेशन, तो वो डेफिनेशन 8th 9th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन, मास्टर, रिसर्च या किसी भी बुक में एक ही तरीके से लिखा हुआ है। उस सेट की डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं आया है। इसका मतलब आप समझिए कि उस सेट की डेफिनेशन को कहीं ना कहीं हम लोगों ने फिक्स किया हुआ है कि हर कोई सेट की डेफिनेशन को अपने अपने तरीके से नहीं लिखेगा, जैसे लिमिट ऑफ फंक्शन को आप अपने अपने तरीके से लिखते रहो। अगर आप 12th के किसी बच्चे को पढ़ाते रहे हो 12th तक, तो आपको समझ में आता होगा कि 12th में लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन देते वक्त लिमिट पॉइंट पर आप लिमिट नहीं निकालते थे, लिमिट पॉइंट का जिक्र नहीं करते हैं 12th की। अगर किताब से आप अगर किसी को पढ़ा रहे हैं कि हम लिमिट ऑफ फंक्शन पढ़ाना है मुझे, सब लोग जानते हैं ना लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ एक्स या साइन ऑफ एक्स की लिमिट 0 आती है, सब जानते हैं। बट दे नेवर मेंशन देयर कि 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द डोमेन वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड। तो कुछ चीजें चेंज नहीं हो रही लेकिन कुछ हो रही हैं। तो सेट का डेफिनेशन दरअसल ऐसा ही है, और इस सेट की केवल सिर्फ डेफिनेशन पे मैंने बहुत टाइम खर्च किया है।
कैंटर साहब को अपने मन में बसाने के लिए मैंने सेट से शुरू की थी कहानी। इसलिए मॉडर्न सेट थ्योरी के फादर जो कहे जाते हैं वो जॉर्ज कैंटर साहब कहे जाते हैं। और जॉर्ज कैंटर साहब ने साफ लिखा है कि सेट जो होता है वो सब हमारे आपके जो थॉट है किसी चीज को मानने और ना मानने के, उसकी गैदरिंग होती है, मतलब उसको इकट्ठा करना बोलते हैं। अब किसी के अकॉर्डिंग, जैसा कि हम बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल यंग डांसर्स, तो यंगनेस का पैरामीटर किसी के लिए फिक्स है, किसी के लिए नहीं है। आज भी अगर गांव में आप जाएं तो पैरामीटर यंगनेस का फिक्स मानते हैं। शायद आप में से कुछ बच्चे जानते हों कि जैसे ही 25 और 30 साल के बीच में होता है वो कह देते हैं कि अब ये यंगनेस, अब ये बूढ़ा होने लगा, अब इसकी शादी कर दो। ऐसी कई सारी आप घटनाएं सुनते होंगे कि 30 साल के बाद मानते हैं कि अब ये शादी के लायक नहीं, अब ये बूढ़ी होने लग गई। खासकर लड़की के मामले में तो बहुत मुश्किल दौर है, खासकर गाँव में अगर कोई 30 साल उससे ज़्यादा का है तो बहुत मुश्किल दौर है। तो वहाँ है ना कुछ फिक्स, क्योंकि उस कम्युनिटी ने उस एज को लेकर, उस यंगनेस को लेकर जो पैरामीटर फिक्स किया, वहाँ फिक्स है कि उनके हिसाब से जो यंगनेस बोली जा रही है वो 30 ईयर्स तक की है, उसके बाद की नहीं है। बचपना कब तक मान रहे हैं वो कि वो 10-12 साल तक बचपना है, उसके बाद वो शादी के लायक है। 12 साल 13 साल में तो लोग शादी कर रहे हैं, कुछ और काम करवाने लगते हैं अपने बच्चे को, इवन शॉप्स में भेजना शुरू कर देते हैं। तो यही कैंटर साहब कह रहे थे कि किसी भी चीज को मानने और ना मानने का जो ये प्रोसेस है ना, वो आप पर डिपेंड करता है ना। तो परसेप्शन है किसी चीज को मानने का, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि काम करते हैं, इसकी डेफिनेशन को सब लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं, इसलिए इसकी डेफिनेशन को अडॉप्ट कर लेते हैं। जस्ट रिमेंबर माय दिस स्टेटमेंट, कि अडॉप्ट कर लेते हैं। और उन्होंने एक डेफिनेशन को जनरलाइज करने की कोशिश की और कहा, हाँ ऑफ है, कोई बात नहीं। और वो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये लैंग्वेज सेट की जो डेफिनेशन है, सेट का यही तो डेफिनेशन है बाबू, द कलेक्शन ऑफ, या वेल डिफाइंड कलेक्शन लगा देते हैं, या कलेक्शन ऑफ, या वेल डिफाइंड कलेक्शन लगा देते हैं। चलिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये डिस्टिंक्ट लगना जरूरी है, वेल डिफाइंड लगना जरूरी है, और ऑब्जेक्ट बोलना ही बोलना है। यही कॉमन डेफिनेशन दुनिया की किसी भी किताब में चले जाओ, सेट की डेफिनेशन इसी तरीके से बोली गई है। लेकिन जब कैंटर को सुनने जाते हैं आप, तो कैंटर साफ कहते हैं कि ये हमारे सोचने और समझने का एक परसेप्शन है, गैदरिंग का, कि हम किस तरीके से उसको मानते हैं। इसीलिए उन्होंने उसको अलग तरीके से लिखने और कहने की कोशिश की थी। तो सेट का जो डेफिनेशन है, जहां पर ये वेल डिफाइंड वर्ड होता है ना, वेल डिफाइंड मीन्स होता है वेल डिफाइंड रूल। तो हमारे गांव में अगर 30 साल तक लोग यंग मानते हैं, तो दूसरे गांव में नहीं मान रहे हैं। दूसरे गांव में या शहर में आ जाते हैं तो कहते हैं 30-35 साल तक तो बच्चे को सेटल, उसके कैरियर वेरियर में लग जाता है, तो 30-35 साल तक ठीक है, वो शादी कर ले, तब तक यंग ही है एक तरीके का। तो उन्होंने क्या किया है कि होल गैदरिंग की, कि सब लोग किसी एक बात पर एग्री हो जाए, कुछ ऐसी बात बना लेते हैं। इसलिए सेट का डेफिनेशन आज तक नहीं लिखा गया जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, जो डेफिनेशन के फॉर्म में हो। और इसीलिए कैंटर साहब आए और उन्होंने इन सारी चीजों को वापस से लिखना शुरू किया। जैसे मैथ्स का अपना खुद का कोई डेफिनेशन है क्या? नहीं है। इसी तरह मैथ्स में जो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है सेट थ्योरी का, उसमें सेट की अपनी बेसिक डेफिनेशन नहीं है जो लिखी जाए, बट ये डेफिनेशन ही है। लेकिन इस डेफिनेशन को लिखने से पहले कैंटर की उन सारी बातों को पढ़िए जो कैंटर साहब लिखने और कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपनी बुकलेट में उस चीज को मेंशन करने की कोशिश की, कैंटर आखिर चाहते क्या है। अगर कहीं है मेरे पास तो मैं बता सकता हूं कि कैंटर क्या लिखना चाहते हैं। बात समझ रहे हैं? इसलिए हम इस पर टाइम नहीं देना चाहते। ये बुकलेट है एक ऐसी, एकेडमी की है, इसमें सेट के डेफिनेशन को भी इवन बहुत अलग तरीके से लिखा गया है। साफ लिख रहे हैं, जॉर्ज कैंटर इज द फाउंडर ऑफ सेट थ्योरी, गिव द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ अ सेट एट द बिगिनिंग। सेट की जो सबसे पहली डेफिनेशन दी गई थी, अ सेट इज अ सिंगलटन, a set is a gathering into a whole of definite distinct object of our perception or our thought। हमारे सोचने का, हमारे परसेप्शंस का, मानने की गैदरिंग है। अब आप समझो, हमने क्या बोला आपसे, एक IITian चाहेगा आपको इंटरव्यू लेना, तो वो सेट थ्योरी पर आपके इंटरव्यू पर आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन को डिपेंड कर सकता है। तो मैथ्स को इतना ले जाना, और मुझे हर टॉपिक, आप आइएगा, आप अगर हमसे जॉर्ज कैंटर की बात करना चाहते हैं, आप कॉची साहब की बात करना चाहते हैं, आप कैंटर की बात करना चाहते हैं, आप आर्किमिडीज की बात करना चाहते हैं, हर एक मैथमेटिशियन पे बोलने के लिए मेरे पास 2-2 घंटे का टॉपिक है।
बात समझ रहे हैं? हर टॉपिक पे आप जॉर्डन साहब पे चले जाइए, लीनियर अलजेब्रा में आइए, चाहे यहाँ आइए, आप कैले साहब पर बुलवा लीजिएगा। यही धीरे धीरे सीखना है, ऐसा नहीं कि एक बार में आएगा। इन 6 महीनों में मुझे बस ये सीखना है कि हाउ वी कैन स्पीक द मैथ। मुझे बोलना है मैथ को, तो मैं किन चीजों पे अंडरलाइन करना सीखना है। ये अंडरलाइन बहुत जरूरी है। इसलिए सेट की इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट करने से पहले आप ये भी ऑब्जर्व करिएगा, और जो मैंने अभी आते आते बोला है कि आज के बाद कंपैरेटिव स्टडी बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। नेट होने के बाद भी कभी भी आप एक बुक से दूसरी बुक जा रहे हैं, अगर एक बुक से कोई डेफिनेशंस आपने पढ़ ली हैं, अगर आप एक बुक को छोड़कर अब दूसरी बुक में उन्हीं डेफिनेशंस को पढ़ने जा रहे हैं, तो ये याद रखना कि पहली बुक वाले ने कैसे मेंशन किया है डेफिनेशन को, दूसरी बुक वाला क्या लिख रहा है। ये कंपैरेटिव स्टडी आपको सिखाएगी कि मैथ्स में क्या इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन 2 या 3 किताबों से ये बोलना सीख गए कि कैसे कैसे लिखा है, क्या क्या चेंजेस करना चाहते हैं, एक दिन ऐसी डेफिनेशन आएगी जिसमें चौथी आप अपनी लैंग्वेज से उस डेफिनेशन को तैयार कर रहे होंगे, और ये आपका हार्ड वर्क होगा। और इतना एक बार में नहीं होगा, ये हमने इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, सीएसआर पॉइंट ऑफ व्यू और नॉलेज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, तीनों से बात कर रहा हूं फिलहाल। आपकी पहली प्राथमिकता एग्जाम है, तो एग्जाम के लिए इस क्लासरूम प्रोग्राम में क्वेश्चंस करना, थ्योरी को समझना, डाउट्स पूछ लेना, ये करना है। और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ाया गया है उसको और डिटेल पढ़ना, और डिफरेंट पढ़ना है तो फिर जाके इनकी हिस्ट्री पे चले जाते हैं कि कैसे कैसे ये चीजें आई हैं। बात समझ रहे हैं? एक सिलेबस को कंप्लीट करने में, आप सोच लीजिए, एक सिलेबस को कंप्लीट करने में, एक सीरीज को कंप्लीट करने में समेशन 1/n², एक सीरीज को सम को निकालने में 90 इयर्स का टाइम लग गया था मैथमेटिशियंस को। और इस दुनिया के और सबसे महान गणितज्ञों में से एक लेबनीज साहब रहे हमारे, जिन्हें हम को इन्वेंटर ऑफ कैलकुलस कहते हैं। उन्होंने इसमें मतलब कई बार उन्होंने इस पर काम किया, लेकिन दे ऑलवेज फेल्ड। बात समझ रहे हैं? कैसे तैयार हुआ, कैसे हम तक पहुंचा, अप्रोच क्या है, ये आपको रिसर्च में मोटिवेशन मिलेगा अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हैं या किसी जगह जाना चाहते हैं। तो इस क्लासरूम में ना आपको हर चीज की झलक दिखाई देगी। आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। मैं बहुत सारा नहीं ले जा पाऊंगा, लेकिन जिस दिन आप चाहें कि आप इस पर थोड़ा बोल दीजिएगा, क्लासरूम प्रोग्राम हमारा, आप सब तैयार हैं, तो आप किसी टॉपिक की बोलवाएंगे तो हम 10-15 मिनट उस पर, जैसे आज इस पर बोल रहे हैं, अभी मैं खड़े खड़े केवल कैंटर को लेके 2 घंटे और बोल सकता हूँ। सिर्फ कैंटर ने क्या किया, क्या करना चाह रहे थे, उनके कॉन्सेप्ट्स क्या, उनके कंक्लूजन्स क्या, उन पर तो छोड़ ही दो, उन पर तो बात करेंगे ही करेंगे। कैंटर के टर्नरी रिप्रेजेंटेशन की जो कहानी है, जिसे कैंटर को कैंटर बनाया, महान गणितज्ञ बनाया, वो एक अलग कहानी है, वो भी है। तो ये ध्यान रखना कि हर चीज और एक ही बार सीखनी है। ऐसा नहीं कि आप इसको पैनिक हो जाएं कि हम कैसे सीख पाएंगे, एक ही बार सीखनी है, बट एक क्रमबद्ध तरीके में रखना है चीज़ों को, कि पहले छोटा रखना है, बड़ा रखना है ना, कि ज़्यादा दिन तक मुझे कोई चीज़ याद रह सके। तो ये ध्यान रखना। मैं आपसे जो चाहता हूँ वो बोर्ड पर हमेशा लिखता रहूँगा कि आपको सेट की ये वाली डेफिनेशन एटलीस्ट आए, बाकी जितना भी मैंने बोला वो आए या ना आए चलेगा। सबसे बेसिक अगर कुछ है तो सेट का ये डेफिनेशन आपको आना चाहिए। सबसेट्स क्या होते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर किनको बोलते हैं, सबसेट्स को शो करने का तरीका भी आएगा, वो क्या होता है, ये बेसिक डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। गेट द पॉइंट? तो हम पहले जा रहे हैं सेट की डेफिनेशन लिखने, और उस डेफिनेशन में वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट वर्ड को हम थोड़ा बोल देंगे, वो लिखवा दे रहे हैं हम आपको बोल के, है ना। तो सेट का डेफिनेशन डालिए और इसको लिखिए। उसके बाद सबसेट के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। बहुत डिटेल, देखो हमने पहले भी कहा है कि डिटेल नहीं जाया जाएगा, लेकिन जितना मुझे चाहिए है एग्जाम के लिए उतना सब आपको बताया जाएगा और कहा जाएगा कि ये सारी चीजें तैयार कर लीजिए। कोई चीज तुम्हें समझने समझाने के बाद समझ नहीं आती है, दूसरे दिन क्लास तब शुरू करवाइए जब आप अपना पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो लिखिए जरा सेट, और सेट का डेफिनेशन ऊपर जो लिखा है पहले वो डाल दीजिए। उसके बाद फुल स्टॉप के बाद मैं कुछ लिखाना चाहता हूं, उसको कंटिन्यू करिए। चलिए लिखिए इसको। इसको लिख लीजिए। यहां तक हो गया सबका सेट के डेफिनेशन में? यहां तक हाँ सर। लिखिए जरा, इसके आगे लिखिए वेल डिफाइंड मीन्स। वेल डिफाइंड मीन्स, वेल डिफाइंड है क्या, क्या मतलब है इसका? तो लिखिए जरा,
वेल डिफाइंड मीन्स a well defined rule. वेल डिफाइंड मीन्स, जो वेल डिफाइंड शब्द लिखा है इसके पूरे शब्द का मतलब है अ वेल डिफाइंड रूल अकॉर्डिंग टू दैट ऑब्जेक्ट्स आर सिलेक्टेड और रिजेक्टेड. अकॉर्डिंग टू दैट क्या? वेल डिफाइंड मीन्स अ वेल डिफाइंड रूल. पूरा वेल डिफाइंड का मतलब है कलेक्शन, मतलब वेल डिफाइंड रूल एक चाहिए मुझे अकॉर्डिंग टू दैट, जिसके अनुसार हम क्या कर सकें, ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट और सिलेक्ट कर सकें. इसके लिए वेल डिफाइंड रूल होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग सिलेक्शन. अब हमें पता ही नहीं कि मैं 32 इयर्स का था और लोगों ने कहा कि कलेक्शन ऑफ ऑल यंग ह्यूमन बीइंग देखिए क्या है, मतलब जवान लोगों का एक लिस्ट बनाना है, और मैं 32 इयर्स का था. कुछ लोग इधर बैठे हैं, कुछ लोग इधर बैठे हैं. कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि इस 32 इयर्स वाले को यंग में रखना है कि नहीं रखना, क्योंकि कुछ के अकॉर्डिंग है, कुछ के अकॉर्डिंग नहीं है. सो देयर इज अ कंफ्यूजन ना. किसके लिए? कि मैं सिलेक्ट हो रहा हूं 32 में यंग में आ रहा हूं कि नहीं, क्योंकि मैं जब यंग में आऊंगा तभी तो सेट के अंदर जाऊंगा, या मैं बाहर हो रहा हूं. तो रिजेक्शन और सिलेक्शन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए उसे कहा गया वेल डिफाइंड. आप किसी तरीके से एक होल गैदरिंग जो है ना डिस्टिंक्टनेस की, उसे आप मेंटेन करके रखिएगा. ये बात वो कहने की कोशिश कर रहे हैं. आप किसी दिन बैठो, मतलब 10-15 मिनट अलग से किसी दिन ऐसे ही हम लोग 9:30 के बाद ना ऐसे किसी दिन विदाउट एनी रिकॉर्डिंग के ना एक दिन सिर्फ सेट को समझेंगे. हम लिटरली बता रहे हैं, आप चौंक जाएंगे सेट के बारे में फील करके. जितना मैंने फील कर लिया, अगर हम अपनी बात बोलकर आप तक पहुंचा दें सेट के बारे में ना, तो सेट को सोचने और समझने का नजरिया आपका बदल जाएगा. आप ये रियलाइज कर जाएंगे कि जितना कुछ पढ़ रहे थे सेट 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 करके, दरअसल उसका बेस ही गायब है, और फिर भी कितना बड़ा एकदम एम्पायर खड़ा हो गया आप सोच नहीं सकते हैं. और अंदर मेरे अभी चल रहा है कि मैं सेट को लिखा तो रहा हूं, लेकिन सेट मेरे लिए है क्या. बात समझ रहे हैं? आज भी दुनिया में कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं और कुछ मेरे हैं अपने, जिनको आप ये नहीं बता सकते 1 मिनट के अंदर कि वो सेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे. अक्सर हम अपनी क्लास में एक सेंटेंस तो बोलते ही बोलते हैं, बालू का ढेर. कंस्ट्रक्शन चलता है ना आपके घर के आसपास, बालू होती है ना, प्लास्टर के काम आती है, तो बालू का ढेर पड़ा हुआ है, बताओ वो सेट है कि नहीं. ऐसे कई सारी चीजें थॉट आते हैं. कभी आपने सोचा है कि जहां आप रोज बाल्टी पानी से भरी हुई देखते हो, तो क्या वो सेट है कि नहीं है? इस पर विचार किया कभी? क्या फ्रिज में रखी हुई सारे आइटम्स का सेट बनेगा कि नहीं बनेगा? हैव यू एवर थिंक? जरा इन सारी चीजों पर सोच के देखिए. 1 मिनट के लिए आपको सवाल आएगा कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा, और उसके लिए कैंटर साहब तो आएंगे नहीं कि एक होल गैदरिंग के लिए आप एक वेल डिफाइंड रूल बनाइए कि इस फ्रिज के अंदर रखी हुई सारी वेजिटेबल्स या बाकी जितनी दूसरी चीज, वेजिटेबल्स अकेले तो रखी नहीं होती हैं, दूसरी सारी भी चीजें रखी हैं. हाउ कैन बी डिफाइन कि कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द फ्रिज हम किस तरीके से रखेंगे, किस तरीके से रखना चाहते हैं. भले वो सेट बन जाए, बट व्हाट इज योर ओपिनियन, आप कैसे उसको डिफेंड कर रहे होंगे, दैट इज द थिंग. गेट द पॉइंट? आपने विचार किया कभी इस पर? आप सड़क पर चल रहे हैं, सड़क पर जो भी है, ये सड़क एक सेट की तरह काम कर सकती है कि नहीं कर सकते? बहुत कुछ है सोचने के लिए, और तब जाके जवाब मिलता है कि बहुत कुछ अधूरा था अभी. मुझे शायद कैंटर से पूछना था, उन लोगों से पूछना था जिन्होंने मुझे कहा है कि वेल डिफाइंड, तो मैं वेल डिफाइंड किन से क्लियर करवाऊं कि ये बात वेल डिफाइंड है कि नहीं है. हो सकता है मेरे हिसाब से वेल डिफाइंड होगी, बाकियों की वजह से वेल डिफाइंड नहीं होगी. तो मैं सबसे पहले इसे पब्लिश करना चाहता हूं कि इसे पब्लिश करवा के बाकी लोगों की ओपिनियन ले लेता हूं, क्योंकि हाइपोथेसिस भी तो इसी फॉर्म में रखी गई है. बात समझ रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी चीज है सेट. लिख के 1 मिनट में आज तक हम लोग निकल के चले आए, लेकिन हम बहुत ज्यादा बात नहीं किए इस पे. और आज भी इस पे बातें करने वाले लोग रिसर्च कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन सेट को खत्म नहीं कर पाते. सेट में जो एक्चुअल लैंग्वेज यूज होनी है, जिसकी वजह से सेट अपना डेफिनेशन बना सके, रिसर्च कंप्लीट हो जाती है, लेकिन ये लैंग्वेज चेंज नहीं कर पाती कि इसकी जगह कोई और दूसरे शब्दों को लेके हम सेट की डेफिनेशन को बदल पाए. बात समझ रहे? लोग अपनी रिसर्च करके चले गए इस पर, लेकिन हुआ कुछ नहीं. इसलिए मैं फील कर रहा हूँ कि मैं सेट को क्या कंसिडर करता हूँ. जब कभी मौका मिलेगा दूसरे तरीके समझाएंगे. आज मैंने कुछ चीज़ें डाली, बालू का ढेर, सड़क, बाल्टी में पानी. थॉट अपने बनाइए, सोचिए जरा, फैलाइए कि सिर्फ सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इनसे दुनिया से बाहर आइए. थोड़ा और सोचते हैं, तब समझ में आएगा सेट की ये दुनिया की कैंटर साहब क्यों कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे. क्यों कैंटर को दुनिया का महान गणितज्ञ मानते हैं सेट थ्योरी के मामले में.
इतना पुराना मैथ्स तैयार था सेट को लेकर, लेकिन फिर भी मॉडर्न सेट थ्योरी की जरूरत पड़ी, और उस वक्त कैंटर उसके फादर थे। कितना कुछ दिया है कैंटर ने शायद जो पहले नहीं था सेट को लेके, और फिर भी कैंटर साफ कह रहे हैं कि आई एम नॉट सेइंग दिस डेफिनेशन। इन द बिगिनिंग उन्होंने कुछ और कहने की कोशिश की थी, उन्होंने तुम पर निर्भर कर दिया था सेट थ्योरी का डेफिनेशन, कि सेट की डेफिनेशन आप चाहो ऐसे स्टार्ट कर सकते हो इन द बिगिनिंग। तो बहुत कुछ है मेरे बच्चे, बात समझ रहे हो, रोंगटे खड़े होते हैं जब इस बात पे मैं बात करना शुरू करता हूँ इवन। और ये सेट रियल आंसर्स का हिस्सा नहीं है ना, सेट तो लीनियर अलजेब्रा में भी होते हैं, हर मैथ्स में सेट होते हैं, स्टैटिक्स में सेट होता है, तो ये तो हर एक बेसिक है, ये बात समझ रहे हैं। और इतना बोल लिए अगर आप, जितना मैंने बोल दिया, कोई भी इंटरव्यूअर आपके पीएचडी प्रोग्राम को रोक नहीं सकता, आपको ले ही लेगा। बस इतनी डीप और थोड़ी सी नॉलेज और ले लेनी है कि कैसे हम उस पर अपना विचार रख पा रहे हैं किसी चीज पे। जब आप अपने थॉट्स को रखते हो और कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, वो सामने वाला समझता है कि हाँ ये बंदा रिसर्च में कुछ कर सकता है। बात समझ रहे हैं। तो पहला दिन है, इसलिए मैं सारी चीज़ों पर बात आज ही कर लेता हूँ, क्योंकि कल से प्रॉपर तरीके, इतना टाइम नहीं है कि रोज़ हम इन बातों पर बात करेंगे। तो आज फर्स्ट डे था, इसलिए थोड़ा चले जा रहे हैं कि सेट को लेके, क्योंकि बेसिक सेट ही है और सेट पे ही बहुत ज़्यादा, अब भले तुम्हें ना पता हो बहुत कुछ, लेकिन दिमाग होगा कि सर ने कुछ एक दिन बताया था, मेरा नेट हो गया है, अब 1 महीने के लिए खाली है, तो चलो हम सेट को डिटेल में पढ़ते हैं कैसे होता है। और अभी जाके घर पे मत सर्च करिएगा कुछ ज़्यादा, है ना, जब मौका मिले तब कर लीजिएगा। तो हम क्या लिख रहे थे, वेल डिफाइंड मीन्स अ वेल डिफाइंड, क्या, वेल डिफाइंड रूल अकॉर्डिंग टू दैट द ऑब्जेक्ट्स आर सिलेक्टेड और रिजेक्टेड। ऑब्जेक्ट्स आर सिलेक्टेड और रिजेक्टेड। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं बाबू, सिलेक्ट होते हैं और रिजेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर सिलेक्टेड और रिजेक्टेड। ऑब्जेक्ट्स आर सिलेक्टेड और रिजेक्टेड। क्लियर है, full stop. There should not be any confusion, full stop. There should not be any confusion, there should not be any confusion regarding selection or rejection the objects. ऑब्जेक्ट्स के सिलेक्शन और रिजेक्शन के रिगार्डिंग कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग किसके, सिलेक्शन और रिजेक्शन, सिलेक्शन और रिजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे हमेशा के लिए हमेशा बनवा देते हैं क्योंकि समझ में आ जाता है। कलेक्शन ऑफ T1 है, कलेक्शन ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट ले लो, या है ना इंटेलिजेंट के बाद गुड प्लेयर ये ले लो। अब वो विल डिसाइड द गुड प्लेयर कौन है, कौन बैड प्लेयर है। क्रिकेट में गुड प्लेयर बैड प्लेयर कौन डिसाइड करेगा भाई, कोई एक टाइम पे चल गया एक टाइम पे नहीं चला। सो द पैरामीटर ऑफ गुडनेस जो है ना, यहाँ पर ये पैरामीटर जो है ना, ये वेल डिफाइंड नहीं है। हु विल डिसाइड कि कौन सा प्लेयर गुड है कौन सा नहीं है। किसी के हिसाब से माही गुड है तो कोई उसको क्रिटिसाइज करता है, किसी हिसाब से कल देखो रहना उसने रोहित शर्मा ने सेंचुरी मार दी, लेकिन कुछ लोगों से फिर भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, माही को प्रेज कर रहे हैं, कुछ लोग माही को कर रहे हैं। तो कुल मिला के किसी के हिसाब से गुड ठीक है, किसी के हिसाब से कुछ है। तो दिस पैरामीटर इज नॉट वेल डिफाइंड, यही तो कहना है। द पैरामीटर इज नॉट वेल डिफाइंड में लिख रहा हूं बाबू, यही चीज आपको देखनी है। द पैरामीटर इज नॉट वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि अब रिजेक्शन और सिलेक्शन में क्या होगा, एम्बिग्युइटी आएगी, कंफ्यूजन होगा, इसको सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि मैं तो करना चाहता हूं लेकिन सामने वाला ह्यूमन बीइंग मना कर रहा है इस चीज को लेके। क्लियर है मृदुला, ठीक है उमेश। तो पैरामीटर इज नॉट वेल डिफाइंड, सो दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट, दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। और एक चीज सोचो जरा, और बाकी यहीं पर अगर हम किसी तरीके से T2 इजिकल टू डाल दें कि कलेक्शन ऑफ ऑल यंग डांसर्स, कलेक्शन ऑफ यंग डांसर्स। अब कलेक्शन ऑफ यंग डांसर्स, तो ये यंगनेस का जो पैरामीटर है दिस इज ऑल्सो नॉट वेल डिफाइंड। अभी भी इतनी सारी बातें कर चुके हैं हम लोग। द पैरामीटर इज नॉट वेल डिफाइंड, सो दिस इज नॉट अ सेट, सो दिस T1 और T2 इज नॉट अ सेट। लेकिन यहीं पर अगर T2 ऐसे बोल देते बाबू, तो T2 इज द कलेक्शन ऑफ, क्या बोला जाए,
collection of all young dancers of age between, BW लिखा है between 19 to 27, 1927 के बीच के डांसर्स को हम लोग यंग बोल रहे हैं। अब पैरामीटर फिक्स हो गया, नाउ इट इज वेल डिफाइंड, है ना। नाउ T2 इज सेट है। क्लियर हुआ? यहाँ पे जो मैंने लास्ट में लिखा है कि वेल डिफाइंड जो कलेक्शन ले रहे हो, उस कलेक्शन का मतलब एक वेल डिफाइंड रूल के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट और रिजेक्ट करने वाले हैं। इसलिए समटाइम्स लोग क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन का मतलब क्या हुआ कि वो किसी एक रूल के अकॉर्डिंग सिलेक्ट हो, रिजेक्ट हो, बड़ी आसानी से मैं कह सकूं कि ये इनसाइड होगा या ये सेट के आउटसाइड रहेगा। इज दैट क्लियर? तो ये कहानी फिलहाल मैंने सेट को लेके खत्म कर दी है। सेट आपको भी पता है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है, दूसरे फॉर्म में भी लिखा जाता है, तो वो सारी चीजें आप तैयार करेंगे। मैं थोड़ा सबसेट के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे अभी, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। इसको हटाइए, एम्प्टी सेट के बारे में बात करूंगा, एम्प्टी एज ए सबसेट के बारे में बात करूंगा। ये बेसिक 2-4 चीजें आपको पता हो। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट और पावर सेट, ये सब कुछ पता होना चाहिए। हटाइए जरा यहां से। तो सबसेट आपको पता है क्या होता है, बस उसको क्या करना है, सबसेट को, है ना। तो लेट ए एंड बी, सबसेट को क्या करते हैं, सबसेट के साइन से दिखा देते हैं, है ना। सबसेट का डेफिनेशन जो होता है उसे आप कैसे लिखते हैं, मैं बोल देता हूं, लिख लीजिए जल्दी से, लिख लीजिए। लेट ए एंड बी आर, लेट ए और बी दो ले लीजिए, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, let A and B are two sets such that every element of A is the element of B, such that every, underline every word, every element of A is the element of B। अंडरलाइन कराया है पहला मैंने, किस पर, और ऊपर सेट की डेफिनेशन में 2 अंडरलाइन है, बोले थे मैंने, शायद हमने करे नहीं है वहां पे। एक वेल डिफाइंड अंडरलाइन होना चाहिए और एक डिस्टिंक्ट वर्ड यूज होना चाहिए वहां पे, उसको बोलना भूलना नहीं है बोलते टाइम पर। और यहाँ पर A एंड B आर टू सेट्स सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ A इज द एलिमेंट ऑफ B, देन A इज सेट टू बी, देन A इज सेट टू बी सबसेट ऑफ B denoted by, then A is said to be subset of B denoted by B। क्लियर है? denoted by this। और ये जो आप सिंबल बनाए उसके जस्ट नीचे 2 तरीके से होता है ये सिंबल, या तो ए ऐसे होता है, ये वाला साइन होता है, या इक्वलिटी का भी साइन होता है। तो इसे हम कहते हैं इक्वल सेट्स। तो अगर A और B दोनों सेम है तब भी A को B का सबसेट्स बोल सकते हैं, बट यहाँ एक आजादी और होती है, यहाँ A B का बोला जा सकता है और B A का बोला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर A B का ही होगा, B A का नहीं होगा। इस बात से पता क्या चला, इस बात से पता चला कि कभी भी आपको क्या करना है, इक्वल सेट्स का मैथमेटिकल क्या है, इक्वल सेट्स की डेफिनेशन पता है ना सबको। 2 सेट इक्वल कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हों। एक भी एलिमेंट किसी में कम ज्यादा नहीं होना चाहिए और वही एलिमेंट होने चाहिए, गिनती में नहीं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हों। तो इक्वल सेट्स का डेफिनेशन सबको पता है कि A एंड B आर इक्वल होते हैं, आर इक्वल सेट्स होते हैं कब, इक्वल सेट्स इफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ये आप पढ़कर आए हैं, मैंने आपको लिखा दिया अगर नहीं पढ़े थे पहले। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ये तो लैंग्वेज फॉर्म में होता है कि 2 सेट्स इक्वल कैसे समझोगे। तो ये होता है कि 2 सेट्स में अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हैं तो वो कहलाते हैं हमारे क्या, इक्वल सेट्स। लेकिन कभी प्रूफ करना पड़े, बताओ कि ये हैं कि नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ना। बताओ इक्वल सेट्स क्या होते हैं, सर ये होते हैं इक्वल, कोई ऐसा ऐसा करेगा तो इक्वल होंगे, प्रूफ करो ये हैं कि नहीं, तो दूसरे सवाल से जवाब होगा। तो हाउ टू प्रूफ में मैथमेटिकली लिखा जाता है। मैथमेटिकली क्या बोला जाएगा, मैथमेटिकली आज के बाद जब भी हम थोड़ा कभी यूज करेंगे तो इस लैंग्वेज को यूज करेंगे। मैथमेटिकली कौन सी लैंग्वेज को यूज करेंगे कि
whenever क्या लें कि अगर x belongs to A हो implies करे x belongs to B। इससे क्या प्रूफ होगा कि whenever x belongs to A हो, whenever ये भी समझ लो, जब जब मैं x A में से ले रहा हूं x B में भी चला जाता है। ये तो मर्दला इस वाली लैंग्वेज को यूज करते हुए मिला ना, क्या कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज द एलिमेंट ऑफ B। तो इससे तो ये प्रूफ हुआ हेंस कि A जो है वो B का सबसेट है। और दूसरा स्टेटमेंट ये प्रूफ करना पड़ेगा कि whenever x belongs to B हो, ये इंप्लाइज कर दे कि x A में, इसका मतलब B का हर एलिमेंट A में भी है। इससे तो ये प्रूफ होता है कि B सबसेट ऑफ A का है। तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड से मिलके क्या प्रूफ हो गया, हेंस फ्रॉम 1 एंड 2 से ये प्रूफ हो जाता है कि A इक्वल टू B है। बाबू क्या बोला, A इक्वल B कब लिखा जाता है, जब ये प्रूफ हो जाता है B A का भी है और A B का है। यही तो मैं कह रहा था, इक्वल सेट्स क्या लेके आते हैं। बस यहाँ एक चीज अच्छी है कि यहाँ A को B का सबसेट बोल सकते हो और B को A का बोल सकते हो इक्वल ऑफ सेट्स में। जबकि पढ़ क्या रहे थे हम, A सबसेट ऑफ B। तो A सबसेट ऑफ B में कई बार B सबसेट ऑफ A छिपा होता है। शायद ये बात आप पहली बार सुन रहे होंगे। क्या कहा, किसी ने कहा A सबसेट ऑफ B है, इसके पास क्या बात छुपी हुई है कि B भी A का सबसेट हो सकता है। और वो सिचुएशन कौन सी है, इक्वलिटी वाली सिचुएशन होती है। हम हमेशा A सबसेट ऑफ B पे फोकस कर लेंगे, इसमें ज्यादा एलिमेंट देखने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं, इस लैंग्वेज में एक बात और छुपी है, वो ये कि B कैन बी द सबसेट ऑफ A एंड द सिचुएशन इज व्हाट, इक्वलिटी। गेट द पॉइंट। इसलिए A सबसेट ऑफ B के पीछे छिपा होता है B में भी सबसेट ऑफ A। बस इतना समझाना था। इक्वल सेट्स अगर होते हैं, सबसेट्स तो है ही, लेकिन इसी को कहते हैं कि ये कोई नई बात तो है नहीं, हर सेट अपने आप के तो बराबर होता ही है, तो इसी को बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। और बाकी इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर का साइन होता है कि कम से कम B में एक ज्यादा एलिमेंट जरूर है, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। बात समझ रहे हैं, प्रॉपर सबसेट। तो ये दो लैंग्वेज हैं, एक प्रॉपर सेट और एक इम्प्रॉपर सेट। तो इसको हमने समझा दिया। ये लैंग्वेज आपको जरूर आनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन ये होती है, इन फ्यूचर कभी भी हम दो सब स्पेस को बराबर दिखाने जाएंगे, दो सब ग्रुप्स को बराबर दिखाने जाएंगे, ग्रुप में या रिंग में या लीनियर अलजेब्रा में, इक्वलिटी हर जगह ऐसे ही काम करेगी कि अगर मुझे किसी दो सब स्पेस को बराबर दिखाना होगा ना, लीनियर अलजेब्रा में पार्ट सी का क्वेश्चन पूछा इक्वलिटी का, एक जगह है, तो मैं क्या करूंगा वहां पर, अगर ये किसी ने मुझसे पूछा है तो मैं एक x को W1 में से लेके चलूंगा और प्रूफ करूंगा वो W2 में भी है। इससे क्या प्रूफ हुआ, W1 W2 में कंटेन करेगा। और x फिर मैं W2 से लूंगा और इंप्लाइज करके W1 में भी बिलोंग करा के दिखा दूंगा, इससे W2 W1 में दिख जाएगा। फिर इन दोनों को यूज करके बता देंगे W1 W2 बराबर है। इसलिए मैथ्स की दुनिया में आज के बाद जब भी दो सेट्स को इक्वल दिखाना है, मैथमेटिकल ये अप्रोच रहेगी, खत्म कहानी। तो प्रॉपर सब इम्प्रॉपर, उसके बाद इक्वल सेट्स का डेफिनेशन, इक्वलिटी कैसे मैथमेटिकली अप्रोच करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप सीख लीजिए, खत्म का। मैंने कहा ना कि जिन जिन को मैं बोलता जाऊं कि ये तुम्हें आना चाहिए, बस उसकी गारंटी ले लेना, बाकी मैं निकाल लूंगा बाहर। गेट द पॉइंट। इसको मत लिखना, इसको बनाने के बाद इसको लिख लीजिए, यहां से हटाइए जरा बेटा। इम्प्रॉपर अभी क्या है कि एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, बस एक नोट आप लगा लीजिए फिलहाल। जब किसी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता है, जैसे s इज इक्वल टू, आपने कहा कि x बिलोंग्स टू r, x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, बहुत आसान है, 50 जगह पढ़ा होगा। बात समझ रहे हैं? क्या आज तक कभी 100 फुट का आदमी देखा है आपने, या हुआ है कभी? गिनीज में भी है नहीं है ना? जो लिविंग ह्यूमन बीइंग है उनमें बताना है, नहीं है तो ऐसा सेट 5 बनेगा ना। अगर आप 100 फीट का ह्यूमन बीइंग बोलेंगे कि 100 फीट का कोई इंसान है, तो अभी तो लिविंग में, मर चुका वाला नहीं, जो अभी जिंदा है लोग उनमें से, तो वो नहीं है ना, एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो 5 आएगा। तो ये हम लोग एक सिंबल देते हैं 5, ये अडॉप्टेड सिंबल है। अडॉप्टेड सिंबल है किसके लिए? फॉर एम्प्टी सेट के लिए। क्लियर है बाबू? मैंने यहाँ लिख दिया जिससे आप पैनिक ना हो। अडॉप्टेड सिंबल है फॉर एम्प्टी सेट के लिए, 5 मान लिया गया है ना। और इसका यूनिक वे था
तो एम्प्टी सेट इज ऑलवेज यूनिक बोला जाता है, अडॉप्टेड सिंबल है फॉर एम्प्टी सेट। सो एम्प्टी सेट अडॉप्शन के मामले में इज यूनिक सेट होता है, यूनिक सेट होता है। एंड एम्प्टी सेट डिनोटेड बाय फाई से डिनोट करते हैं, फुल स्टॉप। एंड फाई जो होता है इस सबसेट होता है हर किसी सेट का। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई हर किसी सेट का सबसेट होता है, ये हमें समझना है। क्लियर है? क्या हुआ? अच्छा, हो सकता है किसी का नेटवर्क इशू रहे, हमारी तरफ से तो 5G वाला टाइप है ना, वो लगा हुआ है। बहुत रेयर होता है कि एमी साइड से हो, अगर हो तो तुरंत एकदम रिफ्रेश करके रिज्वाइन कर लिया करिए आपकी तरफ। बट कोशिश करिए ऐसी जगह पर बैठें और ऐसी जगह पर टेबल डिज़ाइन करें अपनी, जहाँ पे नेटवर्क अच्छे से आ रहा हो। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाई हर किसी सेट का सबसेट होता है, इसलिए लिख दिया है फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। दुनिया का कोई भी सेट क्यों ना हो, फाई हमेशा उसका सबसेट होगा। फाई एक एम्प्टी सेट बोलते हैं। दूसरी बात, एम्प्टी सेट ऑलवेज यूनिक सेट होता है। मैं 2 मिनट का वक्त लूंगा इस बात को बोलने में। एम्प्टी सेट यूनिक होता है, इसका क्या मतलब है? होता क्या है कि मैं जैसे आप में से किसी बच्चे से पूछता हूं कि बाबू चलो एक 1 कार्डिनलिटी का सेट का नाम बताओ, तो दिगांत आप क्या नाम बताते? आप कहते कि सर A1 इज इक्वल टू सिंगलटन 1। लेकिन किसी दूसरे बच्चे का मन करता अगर, तो वो कहता है सर A1 से मन नहीं है, मेरा A2 से मन है ऐसे लिखने का सिंगलटन 1। तो ये कहता है कि मैं S से लिखना चाहता हूं सिंगलटन 1। तो इस सेट को सिंबलाइज करने के लिए, इस सेट को सिंबलाइज करने के लिए आप कोई भी सिंबल अडॉप्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसे कहा गया कि सिंबलाइजेशन के बिहाफ पर, कि आप A1 से सिंबल देना चाहते हैं, A2 से डिनोट करना चाहते हैं, A3 से, सिंबलाइजेशन के बिहाफ पर एम्प्टी सेट को यूनिक बोला गया। क्यों? क्योंकि कोई भी 1 कार्डिनलिटी का सेट, 1 कार्डिनलिटी का मतलब जिसमें एक एलिमेंट होता है, इस एक एलिमेंट रखने वाले सेट को सिंबलाइज करने के लिए फिक्स किया गया है क्या कुछ? बताओ कि नहीं 1 कार्डिनलिटी का सेट जब भी मिले आप सिर्फ ए से ही सिंबलाइज करना उसको, ऐसा बोला गया क्या? नहीं ना। लेकिन जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो उसके सिंबल को फिक्स कर दिया गया फाई। इस फाई को फिक्स करने की वजह है उसको यूनिक बोलना। क्लियर हुआ सबको? एडॉप्शन का बिहेवियर है इसका, अडॉप्ट करने के तरीके ने से बोला गया है कि एम्प्टी सेट यूनिक होता है, और कोई तरीका नहीं, कोई मैथमेटिकल इसका कंक्लूजन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करनी इसको यूनिक प्रूफ करने के लिए। सिर्फ क्या है, इसके अडॉप्टेड सिंबल है फॉर एम्प्टी सेट, और इस अडॉप्टेड सिंबल की वजह से कहा गया। जबकि कार्डिनलिटी 1 के सेट को, यानी 1 एलिमेंट रखने वाले सेट को तो आप किसी सिंबल से डिनोट नहीं कर पा रहे हो ना, बस इसलिए यूनिक है, इसलिए और ज्यादा परेशान नहीं होना, इतना सा लॉजिक देके आप निकल सकते हैं। क्लियर है सबको? और अब बाकी चीज क्या है आपको पता होना चाहिए, ये हो गया। उसके बाद आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बता देते हैं, है ना? क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये है। पहले आप ऊपर लिख लीजिए, फिर ऊपर से ही लिखवा देंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस हेडिंग को डाल लेना, उसके बाद देखते हैं क्या है। लिखे जरा, देखो जरा क्या है। अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम कर रहे हैं तो क्या चीज चाहिए मुझे? जानकारी, है ना? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है A and B are 2 सेट्स। जबकि आप में से 1-2 स्टूडेंट्स पढ़ा भी रहे हैं, उन्होंने भी अगर कभी पढ़ाया होगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चों को पढ़ाया होगा, तो ज़्यादातर किताबों में कार्टेशियन प्रोडक्ट को लेके ये लिखा गया है कि लेट A and B आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। बात समझना मेरी, लिखा है ना? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ाते हैं तो मैंने कहा ना, जैसे मैट्रिक्स 12th में पढ़ाते हैं, तो 12th में पढ़ाई हुई मैट्रिक्स में कभी हम ये नहीं कहते फील्ड ले लीजिए।
ट्वेल्थ में पढ़ाई हुई लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन में जिस पॉइंट पर मुझे फंक्शन की लिमिट निकालनी है, हम नहीं कहते कि लिमिट पॉइंट लीजिए, वैसे ही वहां पर है कुछ कि वहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट जो पढ़ाया गया है उसे बहुत डिटेल नहीं ले जाया गया। आप तक छोटी सी बात थी, एक्सेप्शनल, पढ़ा देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं पढ़ाया गया। क्यों नहीं पढ़ाया गया पता नहीं, लेकिन पढ़ाया इसलिए जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। अगर मुझे सिलेबस डिजाइन करने को कहा जाए तो मैं ट्वेल्थ के लेवल पे जाके इसको लिखूं, क्योंकि ट्वेल्थ में रिलेशन पढ़ाया जाता है, हाँ या ना। ट्वेल्थ में जब रिलेशन पढ़ाया जाता है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को जो टीचर रिलेशन के फॉर्म में पढ़ाएं तो उनके लिए हमें एम्प्टी सेट्स को भी इंक्लूड कर लेना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां से काम चल जाएगा हमारा। तो जैसे मैं यहां कर रहा हूं, ज्यादातर नॉन एम्प्टी से है, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा एम्प्टी चाहिए कि नॉन एम्प्टी चाहिए। देखो कैसे करना है, एक्सेप्शनल केस है उसके लिए 2 सेट्स है, तो हमने कहा कि देन कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर करना है 2 सेट का, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट denoted by A cross B and defined as दो तरीके से डिफाइन हुआ कि A क्रॉस B इज इक्वल टू फाई ही मिलेगा इफ एट लीस्ट 1 A और B इज एम्प्टी। इफ एट लीस्ट 1 A और B इज एम्प्टी, अगर कम से कम एक A और B एम्प्टी है तो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई आएगा। इस बात को वो लोग बचा लेते हैं। पढ़ाते क्या है वो कि जब उन दोनों में से कोई एक एम्प्टी होगा, मान लीजिए A हो गया, तो दैट इज आप ऐसा लिख सकते हो ना, फाई क्रॉस B, दोनों में से एक एम्प्टी है तो फाई आएगा। जैसे फाई को जेड के साथ कराओ, फाई को नेचुरल नंबर के साथ कराओ, फाई को किसी आर के साथ कराओ तो फाई ही आएगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एलिमेंट ही नहीं है। और अगर ए क्रॉस फाई कर रहे हो तब भी फाई आएगा, और फाई क्रॉस फाई कर रहे हो तब भी फाई आएगा। मतलब इन तीनों सिचुएशन में ये एम्प्टी रहता है। तो वो इसलिए डिफाइन नहीं करना चाहते कि उन्हें अलग तरीके से अप्रोच करनी पड़ेगी, और उन्हें कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर्ड पेयर में बनने वाले एलिमेंट हैं वो बनने वाली कहानी उन्हें छुपानी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर तो कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन रहा। संध्या, कोई ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, जबकि यहां क्या होता है, अगर दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी होते, एक भी एम्प्टी नहीं, एक भी एम्प्टी है तो वहां है, और यहां पे क्या होता, व्हेन A एंड B बोथ आर नॉन एम्प्टी, बोथ आर नॉन एम्प्टी। अब क्या कहा गया कि जब दोनों नॉन एम्प्टी होते हैं तो A क्रॉस B को डिफाइन करने का तरीका ये है, कम से कम दोनों में एक एक एलिमेंट है, तब यहां ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट कलेक्ट किए जाते हैं, A बिलोंग्स टू कैपिटल A, B बिलोंग्स टू कैपिटल B। ऐसे करके डिफाइन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। V क्रॉस A कैसे डिफाइन होता है, V क्रॉस A डिफाइन करना है तो आप B कॉमा A करेंगे, पहले B रखना पड़ेगा, B से है, और A कहां से, A से है, इसे हम कहेंगे B क्रॉस A है ये हमारा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फिलहाल ये हुआ कि A क्रॉस B, B क्रॉस A बना है, तो अब ये रिलेशन के फॉर्म में 12th के बच्चों को अगर पहली बार रिलेशन सिखाना है तो रिलेशन सिखाने के लिए 2 लोगों की होने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि यहां पर एक भूत खड़ा है, दिखाई नहीं दे रहा और इसके साथ इसका रिलेशन है, तो क्या स्टार्टिंग किसी बच्चे को भूतिया फिल्म दिखाओगे, नहीं दिखाओगे, बस ऐसे समझ लो आप। इसलिए दोनों तरफ कैरेक्टर दिखाने की वजह से उनको पढ़ाया गया, जबकि अगर हम चाहें तो बैकवर्ड डिस्कशन बना सकते हैं, और शायद एक सिलेबस में एक जिक्र तो आप पढ़ते ही होंगे ना, एम्प्टी रिलेशन, इसका नाम तो सुना ही होगा ना, एम्प्टी रिलेशन होता है। तो एम्प्टी रिलेशन दरअसल इसी को कहते हैं, ये जो रिलेशन होता है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन की जब कहानी में जाते हैं तब इन सारी चीजों का जिक्र होता हुआ मिलता है, बिकॉज फाई हर किसी सेट का सबसेट होता है। तो फाई हमेशा, अगर A क्रॉस B है, दोनों A और B नॉन एम्प्टी हैं अगर, तो A क्रॉस B जो भी बनेगा फाई तो हमेशा उसका सबसेट बनेगा, क्योंकि फाई तो हर किसी सेट का सबसेट होता है। और A क्रॉस B का जो सबसेट होता है वो रिलेशन के फॉर्म में वन ऑफ द रिलेशन फ्रॉम A टू B होता है। रिलेशन मतलब इस सेट के एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशन रख रहे हैं। और आप भी परेशान मत होइए, रिलेशन रखने का सीधा कॉन्सेप्ट है कि A, B फॉर्म में होना, यानी यहां पे जो पहले नंबर पे रखा होता है वो इनिशिएट करता है, वो पहल करता है कि मैं तुमसे रिलेट हो रहा हूं। इसमें B रिलेट हो रहा है A से,
यहां ये नहीं कह सकते कि बी ने ए से रखा है रिलेशन नहीं रखा, ये नहीं बता सकते, ए ने बी से रखा, ये लैंग्वेज होती है यहां पर जब डायरेक्टेड। इसलिए रिलेशन ऑलवेज हैज ए डायरेक्शन, फ्रॉम मी टू यू, मेरा तुमसे है रिश्ता, तुम्हारा मुझसे है कि नहीं है। मैं तो तुम्हें दोस्त मानता हूं, तुम दुश्मन मानते हो, अलग बात है। तो एवरी रिलेशन एज ए डायरेक्शन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो तर्ज है ना पढ़ाने का वहां बच्चों का, वो इसलिए है कि जब तक सेट्स में ह्यूमन बीइंग नहीं होंगे, जब तक सब सेट में ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, तब तक हम उन्हें इस रिलेशन के बारे में बेहतर नहीं समझा सकते। इसलिए दे अवॉइड दिस स्ट्रक्चर। उन्होंने सबसे पहले ये सिखाया। और नहीं तो एक बेहतरीन किताब जब आके चल के ग्रेजुएशन और मास्टर्स की किताबों में जब आते हैं तो बाकायदा टाइप ऑफ रिलेशंस में एक यूनिवर्सल रिलेशन भी पढ़ाते हैं। तो एक दिन पढ़ाते हैं एम्प्टी रिलेशन। क्या प्रॉब्लम आ गई, आज एम्प्टी रिलेशन पढ़ाने चले आए? 12th में तो तुम एम्प्टी रिलेशन पढ़ाने से नहीं वो बोल रहे हो कि नहीं एम्प्टी रिलेशन पढ़ाया नहीं जाता, और आज तुम एम्प्टी रिलेशन पढ़ाने आ गए। ये थोड़ा गैप है, जैसे मैट्रिक्स का गैप है, जैसे लिमिट ऑफ फंक्शन का गैप है। इसलिए हम यहां से शुरू कर रहे हैं। यहां क्या है, फाई हैज नो एलिमेंट। जब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो यहां का कोई भी एलिमेंट के साथ क्या रिलेशन रखेगा, तो एम्प्टी रिलेशन, नो रिलेशन विद एनी एलिमेंट्स। ऐसे ही सब है। तो दे ऑल आर कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन। क्या कहलाएंगे? एम्प्टी रिलेशन बोले गए ये सारे के सारे। दे ऑल आर द एम्प्टी रिलेशन। क्लियर है? तो ये कहानी है इनकी, बात समझ रहे हैं? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट फिलहाल लिख लीजिए। और ये हम जानते हैं कि कार्डिनलिटी किसको बोलते हैं। कार्डिनलिटी, ध्यान देना, छोटी सी बात है। कार्डिनलिटी ऑफ सेट का डेफिनेशन क्या होता है? कार्डिनलिटी ऑफ सेट का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बेसिक चीज है इसलिए छोटे तौर पे लिख देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट कैपिटल ए इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? कार्डिनलिटी कहलाता है। सुनते रहे ना। एंड डिनोटेड बाय, आजकल मॉडर्न सेट थ्योरी, मॉडर्न सेट थ्योरी 18वीं शताब्दी में जहां पर कैंटर साहब थे उसको मॉडर्न सेट थ्योरी कहा गया। लेकिन और करंट जो सेट थ्योरी चल रही है ना, हम सब सारे यूरोपियन और एशियन कंट्रीज के जो लोग और है ना जो क्वेश्चंस बना रहे हैं उनमें जो कार्डिनलिटी का सिंबल यूज कर रहे हैं वो हैशटैग वाला होता है ना, उसको यूज कर रहे हैं। तो डिनोटेड बाय कैसे? कार्डिनलिटी ऑफ ए ऐसे बोल देते हैं, या कार्डिनलिटी ऑफ ए ऐसे सिंबल, अथवा एक सिंबल और कॉमन हुआ है। अगर ऐसा कहीं लिखा है, हैशटैग ए टाइप का नहीं होता है ये सिंबल, इसको भी बोलते हैं ए की कार्डिनलिटी। टिफर 2024 ये सिंबल यूज करता है। महाराष्ट्र सेट एग्जाम में भी एक दो जगह शायद देखा है, बाकी IIT जेम में भी आ रहा है। ये सिंबल ज़्यादा कॉमन हो रहा है अब, इसलिए आप इन फ्यूचर कहेंगे पता नहीं ये क्या है, तो मैं पहले बता दिया। ये क्या चीज़ बताएगा कि कार्डिनलिटी कितनी है। जैसे ए में आपके पास अगर 1 2 3 या 1 5 6 हैं, तो ये अगर हैशटैग टाइप का ए लगा हुआ है तो आप बता सकते हो 3 है, मतलब कार्डिनलिटी 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट जो होता है, सेट में एलिमेंट गिन लीजिए कितने हैं, उसको बोलते हैं सेट की कार्डिनलिटी। इतना लिखिए। और उसके बाद ये बेसिक सबको पता होना चाहिए। और उसके बाद जैसे ए बी की, ये क्या लिखा हुआ है समझ गए ना, ए बी की कार्डिनलिटी। ए बी की कार्डिनलिटी क्या होती है? ए की कार्डिनलिटी क्रॉस बी की कार्डिनलिटी। अब ऐसे लिखना शुरू करेंगे, ए की कार्डिनलिटी क्रॉस बी की कार्डिनलिटी, है ना। अगर पहले से आपको लगता है हमें कोई चीज़ याद है तो सर परेशान ना करो, तो आप कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी लगा सकते हो। यहाँ तो सबकी फाई आ रही है ना, 0 ही आ रही है ना कार्डिनलिटी। गेट द पॉइंट? तो ये इतना लिख लीजिएगा। कल की क्लास बहुत ज़रूरी है जहाँ पावर सेट स्टार्ट होगा और बाकी दूसरी चीज़ें स्टार्ट होंगी, है ना। उसके बाद टाइप ऑफ रिलेशन थोड़ा पढ़ा देंगे, फंक्शंस तक पहुँचेंगे। तो सेट थ्योरी और फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट 2-3 लेक्चर में पूरा होके काउंटेबिलिटी पर पहुंच जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। बुक्स के बारे में बात कर रहे थे, लिखते रहिए। देखो बुक्स को लेके सबसे पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक बाटल और बी चौधरी, ये 2 बुक ठीक है। और घोरपड़े साहब IITian हैं, वैसे बी चौधरी भी हैं, थोड़ी ठीक हैं बुक, किताबें आप पढ़ते। मापा, एस के मापा, ये देख सकते हैं। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो इनकी एक्सरसाइज ठीक है,
इनकी एक्सरसाइज से एज इट क्वेश्चंस आ जाते हैं। वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूं कि जब आपको गेट भी क्वालिफाई करना है अगर और अच्छे से आईआईटी में इंटरव्यू देना है तो मैं टॉम अपोस्टल टीएम अपोस्टल भी आपको कहता हूं कि अपोस्टल भी पढ़ लीजिएगा, है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आप सीएसआर नेट का पहले एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो पहली प्रेफरेंस इन दोनों की है। बाद में आप घुरपड़े और मापा भी पढ़ सकते हैं, इन चारों में से किसी को देख सकते हो। और कोई एक बुक पूरा नहीं करते और बेसिक जाना है अगर आपको तो फिर मैं आपको बताता हूं कि आप बहुत बेसिक से अगर जाना है तो एनपी बाली साहब हैं, उनको देख सकते हैं, एनपी बाली बुक खरीद सकते हैं। आप चाहें तो इसमें जो एनपी बाली में लिमिट क्वांटिटी पढ़ाई गई है या सीक्वेंस पढ़ाई गई बेसिक तरीके, जैसे 12th में पढ़ाते हैं ना लिमिट क्वांटिटी को। 12th में क्वांटिटी कैसे पढ़ाते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू वैल्यू एट दैट पॉइंट। हाँ जी सर, मैं पढ़ी हूँ एनपी वाली सर से ट्यूशन 12th स्टैंडर्ड में। हाँ जी, तो वही तो कह रहे हैं ना, वहाँ केवल लेफ्ट हैंड राइट हैंड से है, बात समझ रहे हैं। तो ये बहुत बेसिक है, इसलिए थोड़ा सा अगर स्टैंडर्ड बढ़ाना है, जैसे सीक्वेंशियल अप्रोच को या लिमिट क्वांटिटी को सीक्वेंशियल अप्रोच से सीखना है, तो फिर हम कहते हैं कि फिर मलिक अरोरा खरीद लो। मलिक अरोरा हो गया, शांति नारायण हो गया, यूपीएससी किसी को करना है तो शांति नारायण हो गया, एमडी राय सिंघानिया हो गया। ये दो बुक यूपीएससी वाले स्टूडेंट ले सकते हैं जिनको इन फ्यूचर यूपीएससी भी करना है अगर, तो एमडी राय सिंघानिया हो गया, बात समझ रहे हैं। उसके बाद एक किताब और आती है जो बंद हो गई है, 14-15 साल हो गए हैं, फोटो स्टेट या पीडीएफ प्रिंट फॉर्म में मिल जाती होगी कहीं, जिसका नाम है एसएल गुप्ता, एनआर गुप्ता, वन ऑफ द माय फेवरेट बुक क्वेश्चंस के लिए, खासकर सेकेंड सीरीज के क्वेश्चंस और लिमिट के क्वेश्चंस। एसएल गुप्ता, एनआर गुप्ता, एसएल गुप्ता, एनआर गुप्ता, एन.आर गुप्ता, दोनों राइटर हैं, ये देख सकते हैं। तो मेरी पहली प्रेफरेंस ये है, मैंने लिस्ट कर दी 10-12 किताबें और भी हैं, लाइक ए.आर. वशिष्ठा का नाम ले लिया मैंने, आर कुमार का भी नाम नहीं लिया, दूसरी डेविड का नाम नहीं लिया, है ना, कई हैं। मैंने 31 किताबें पढ़ी हैं, 32 किताबें पढ़ी हैं रियलांसिस की। इनको सबको, जितनी ये यहाँ लिखी हैं, इन सबको हाथों में पकड़ के पढ़ा है। और भी 2-3 हैं, जैसे आर कुमार हो गई, वशिष्ठा हो गई, है ना, और 2-4 है, उनको हाथ में लेके पढ़ा है, बात समझ रहे। टी फ्रेंच हो गया, वो पीडीएफ निकाल के हाथ में लेके पढ़ा है। बाकी पीडीएफ फॉर्मेट में 30-31 किताबें पढ़ चुका हूँ रियल की। लीनियर की 7 से 8 पढ़ी हैं, क्योंकि लीनियर में बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते, क्योंकि रियल बहुत पुराना है टॉपिक। लीनियर का टॉपिक जो आया है वो 1905 में ईजाद हुआ था, बना था, तो उसको बहुत कम सालें हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा लिखने वाले लोग नहीं हैं उसको, तो घूम फिर के वही कॉन्सेप्ट लिख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ बहुत कुछ मिलता है, जैसे अपोस्टल पढ़ लो, एनालिसिस की दुनिया से हट जाओगे, थोड़ा स्पेस में एनालिसिस की दुनिया में चले जाओगे, तो यहाँ थोड़ा सा ना एक चेंज देखने को मिलता है, तो यहाँ इंटरेस्ट बन जाता है मेरा, आप सबका भी बनेगा। बहुत अच्छी अच्छी किताबें बनी हुई हैं, बात समझ रहे हैं। और 8 से 10 किताबें लीनियर में भी हैं, जिनमें से मेनली आपकी सबसे पहले तो अनसॉल्व 3000 वाली आपकी कौन सी आती है, वो क्या कहते हैं उसको, सॉम सीरीज़ हो गई। उसके बाद वहाँ मैंने लीनियर जबरा की किताबों में आर कुमार वाली पूरी सीरीज़ देखी है, बात समझ रहे हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी की लोकल किताब पढ़ी है। उसके बाद हमने हाफमैन कुंजे को भी पढ़ा है ना। हाफमैन कुंजे के बाद दूसरी आती है फ्रेडबर्ग, उसको भी पढ़ा है। विकास बिस्ट को भी पढ़ा है, बात समझ रहे हैं। लोकल यूनिवर्सिटी जो ग्रेजुएशन लेवल पे किताबें 2-3 हैं, उनको भी पढ़ा हुआ है। तो लीनियर में मुझे लगता है सबसे विकास बिस्ट से शुरू करिए, 4 किताबें बहुत हैं लीनियर जबरा में। सॉम सीरीज़ वाली ले लो, दूसरा आप चाहो तो विकास बिस्ट ले लो, तीसरी आपके पास हाफमैन कुंजे होनी चाहिए, और एक फ्रेडबर्ग। ये किताबें का संग्रहालय है 4, तो बहुत सफिशिएंट है। बाकी फिर जब आप आगे जाएंगे तो बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, है ना। तो ये किताबों को लेके था। कल से हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, आप 10 मिनट पहले ही थोड़ा छोड़ रहे हैं, ठीक है। कल 1-2 बच्चे और ज्वाइन करना है, आज किसी वजह से नहीं कर पाए, तो अभी 2-3 दिन अभी बच्चे बढ़ेंगे थोड़ा। आप लोग भी बताइए लोगों को ज्वाइन करें फाइनल दैट्स। मैं बहुत एक्साइटेड था इस बैच को लेके। तो अब कल मिलते हैं आपसे फिर फाइनल।